बैटल थ्रू द हेवन चैप्टर 21 टू 30 बुनियादी ज्ञान। खेती का स्तर 1 डू जी लड़ाई डू शिष्य जी 1-9 सितारा। 2 डू जे बैटल डू प्रैक्टिशनर जे 1-9 स्टार। 3 डू शिप बैटल डू मास्टर शे 1-9 स्टार। 4 द डू शिप ग्रैंड डू बैटल डू मास्टर शे 1-9 सितारा। 5 डू लिंक बैटल डू स्पिरिट लिंक 1-9 स्टार। 6 डू वांग बैटल डू किंग वांग 1-9 स्टार। 7 डू हुआंग लड़ाई डू सम्राट हुआंग 1-9 सितारा 8 डू जोंग बैटल डू पूर्वज जोंग 1-9 स्टार। 9 डू जून बैटल डू आदरणीय जून 1-9 स्टार 9 LBJNN। 10 बान शेंग हाफ बान संत शेंग निचला मध्य उच्च। 11 डू शेंग बैटल डू संत शेंग 1-9 स्टार। 12 डू डी बैटल डू भगवान डी आत्मा अमर संत प्रत्येक को 3 स्तर आरंभिक मध्य स्वर्गीय में विभाजित किया गया है। 12 डू तियान बैटल डू स्वर्ग तियान इस स्तर में कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। 13 डू शेन बैटल डू भगवान शेन इस स्तर में कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। गोली का स्तर 1 प्रथम स्तर की गोलियां 2 सेकंड टियर पिल्स 3 थर्ड टियर पिल्स 4 फोर्थ टियर पिल्स 5 फिफ्थ टियर पिल्स 6 सिक्स्थ टियर पिल्स 7 सेवंथ टियर पिल्स। इस लेवल पर पिल्स अपने निर्माण के बाद प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती हैं। 8 एट टियर पिल्स इस लेवल पर पिल्स संवेदनशील होती हैं, उनका अपना दिमाग होता है जो इंसान के दिमाग से अलग नहीं होता। 9 नाइन्थ टियर पिल्स ट्रेजर जुबान और गोल्डन में विभाजित इस लेवल पर पिल्स का दिमाग एक सामान्य इंसान से ज्यादा होशियार होता है और प्रत्येक 9 टियर पिल्स ऐसी चीज होती है जिसे एक विशेष अस्तित्व कहा जा सकता है। तकनीक स्तर 1 हुआंग पीला ये पहली रैंक का कौशल वर्ग है और प्रत्येक कौशल के भीतर एक और उपवर्ग होता है जिसे निम्न मध्यम और उच्च कहा जाता है। 2 जुबान काला ये दूसरी रैंक की कौशल श्रेणी है और इसे निम्न मध्यम और उच्च में विभाजित किया गया है। 3 डी पृथ्वी ये तीसरी रैंक की कौशल श्रेणी है जिसे निम्न मध्यम और उच्च उपवर्ग में विभाजित किया गया है। हालांकि डी लेवल उच्च जुबान स्तर से केवल एक ग्रेड बेहतर था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी ग्रैंड कैन्यन जितनी चौड़ी थी। पर्याप्त धन और थोड़ी किस्मत के साथ कोई व्यक्ति कभी कभी उच्च रैंकिंग वाली नीलामी से उच्च जुबान डू तकनीक प्राप्त कर सकता है। फिर भी एक डी लेवल डू तकनीक को बाजार से परे कीमत वाला कहा जा सकता है क्योंकि सबसे सस्ती डी रैंक वाली तकनीक की कीमत एक साम्राज्य जितनी होती है। 4 तियांत स्वर्ग ये चौथी रैंक की कौशल श्रेणी है। ये सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली कौशल श्रेणी है और प्रत्येक कौशल श्रेणी के साथ निम्न मध्यम और उच्च के रूप में एक और उपवर्ग है। केवल प्राचीन कबीले और उसके सहयोगी ही इस स्तर की तकनीक सीखने में सक्षम हैं। अध्याय 21 बकवास बंद। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। समय तेजी से बीत गया और वर्ष का अंत निकट आ रहा था, जिसका अर्थ यह भी था कि जियाओ कबीले का वयस्क होने का समारोह शुरू होने वाला था। वुटन शहर के बाहर एक खूबसूरत महिला शहर में दाखिल हुई जो अपनी आकर्षक और पतली सेक्सी टांगों के साथ धीरे धीरे जियाओ कबीले की ओर बढ़ रही थी। महिला का नाम जियाओ यू था जो जियाओ कबीले के पहले बड़े की पोती और जियाओ निंग की जैविक बहन थी जो जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी की सदस्य थी। 2 साल पहले जियाओ यू ने जियाओ यान के खोने के कारण और समस्या के समाधान की तलाश में डोकी महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध अकादमी कनान अकादमी में प्रवेश किया। हालांकि अब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ये सोचकर जियाओ यू खुद से बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाई। महाद्वीप की कौन सी प्रसिद्ध अकादमी? मुझे एक भी सुराग नहीं मिल पाया। अगर मुझे पता होता तो मैं उस जगह पर नहीं जाती। हालांकि उसने ऐसा कहा, जियाओ यू भी समझ गई कि अगर उसे फिर से ऐसा करने का मौका मिला तो वह 2 साल पहले भी कनान अकादमी में प्रवेश करेगी। किसी और कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ जियाओ यान के लिए। भले ही उम्मीद कम हो, फिर भी वह समाधान खोजने का प्रयास करेगी। जियाओ कबीले में वापस जाते समय जियाओ यू अचानक जियाओ कबीले के बाजार से गुजरते हुए भौचक्की हो गई। उसने अपनी नजरें बिखरे हुए पैदल यात्रियों पर घुमाई और देखा कि बाजार में कई दुकानें भी खाली थीं। जियाओ कबीले का बाजार इतना सुनसान क्यों हो गया? जब जियाओ यू इस पर विचार कर रही थी तो अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। उसके बाद एक आवाज आई जिसने उसे बहुत निराश कर दिया। अरे 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 टिल्ड मुझे इस छोटे से वुटन शहर में ऐसी सुंदरता की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी की आंखों में उमड़ती हुई इच्छा प्रकट हुई क्योंकि उसने बेशर्मी से जियाओ यू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर आखिरकार उसकी खूबसूरत टांगों पर टिकी। तस टिल्ड ये पैर सचमुच सबसे खूबसूरत हैं जो इस कीमियागर ने वर्षों में देखे हैं। हो इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर जियाओ यू का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने अपने सामने खड़े बेशर्म आदमी को ठंडे अंदाज में देखा। उसके तुच्छ रूप, पीले रंग और व्यभिचारी पहनावे से कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह अक्सर सांसारिक सुखों में लिप्त रहता था। जियाओ यू को ऐसे पुरुषों के बारे में कभी भी अच्छी धारणा नहीं थी, खासकर जब जियाओ यान से तुलना की जाती थी जो धार्मिकता का प्रतीक था। जब वह अवचेतन रूप से अपने सामने खड़े इस आदमी की तुलना अपने चचेरे भाई से करती है तो वह आदमी देखने में और भी असहनीय हो जाता है। चले जाओ, शांत स्वर में जियाओ यू ने उसे टाल दिया और जियाओ कबीले में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वह आदमी जिद पर अड़ा रहा और एक बार फिर उसका रास्ता रोक दिया। मत जाओ सुंदरी, इस कीमियागर के साथ रात बिताने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें धन और समृद्धि की संतुष्टि की गारंटी देता हूँ। चले जाओ। उन शब्दों को उदासीनता से छोड़ते हुए जियाओ यू उस आदमी के पास से निकल गई, जियाओ कबीले में वापस जाने के लिए तैयार। मत जाओ सुंदरी टिल्ड, मैं लियूशी एक कीमियागर हूँ। अगर तुम मेरे साथ रात बिताना चाहोगी तो मैं तुम्हें धन और वैभव दोनों से संतुष्ट करने का वादा करता हूँ टिल्ड। घिनौना। जियाओ यू के चेहरे पर गुस्से का एक संकेत दिखाई दिया जब उसने अपनी कमर पर लंबे चाबुक को पकड़ा। जियाओ कबीले के अन्य सदस्यों की तुलना में उसका गुस्सा पहले से ही खराब था, जियाओ में इसे थोड़ा बेहतर। अब उसके सामने ये घृणित आदमी लगातार उसे परेशान कर रहा था। जाहिर है जियाओ यू का धैर्य खत्म हो रहा था। जैसे ही जियाओ यू कार्रवाई करने वाली थी, एक आकृति लियूशी और जियाओ यू के बीच खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जियाओ यू, मिस्टर लियू का कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। उस आदमी को देखते हुए जिसने अचानक उसका रास्ता रोक दिया, जियाओ यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने इस आदमी को पहचान लिया। वह जिया ली एओ था, जिया ली बी का बेटा, जिया ली कबीले का मुखिया जो वुटन शहर के 3 प्रमुख परिवारों से संबंधित था, साथ ही जियाओ कबीले का भी। कृपया मुझे मिस जियाओ यू कहें, हमारा रिश्ता इतना करीबी नहीं है।
नोव एल बी JNN। जियाओ यू ने जिया लिएओ को ठंडी निगाह से देखा और अपना हाथ वापस खींच लिया जो चाबुक पकड़ने वाला था। आखिरकार वह 3 प्रमुख परिवारों में से एक के मुखिया का बेटा था। जियाओ कबीले के लिए जितना संभव हो उतना कम परेशानी पैदा करना बेहतर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जियाओ यू ने फिर से अपना लंबा पैर उठाया, जाने के लिए तैयार। हालांकि अगले ही पल लियूशी एक बार फिर जियाओ यू के सामने खड़ी हो गई। लेकिन इस बार जियाओ यू इसे और सहन नहीं कर सका। भाड़ में जाओ। जियाओ यू ने अपना पैर उठाया और लियूशी के पेट में लात मारी, जिससे वह 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। जिया लिएओ और उसके बगल में जियाली कबीले के रक्षक स्तब्ध रह गए और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। क्या बकवास है, आप बिना चेतावनी दिए कैसे हमला कर सकते हैं? जिया लिएओ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और लियूशी की हालत देखने के लिए दौड़ी। अरे नहीं, वह जियाली कबीले की वर्तमान नकदी गाय है। अगर उसे कुछ हुआ तो उसका बूढ़ा आदमी मुझे चीर कर रख देगा। सौभाग्य से हालांकि लियूशी का शरीर शराब और मौज मस्ती में लिप्त होने से क्षीण हो गया था, फिर भी वह 7 सितारा डूजे साधक था। इस तथ्य के साथ कि जियाओ यू ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लेकिन इस लात से जियाओ यू ने एक कीमियागर के रूप में उसकी गरिमा को रौंद दिया था। उसे लियूशी को इस तरह से कब अपमानित किया गया था? जिया लिएओ, इस महिला को पकड़ो और उसे कीमियागर के रूप में मेरे पास वापस लाओ। लियूशी ने अपना पेट पकड़ा और उठकर बैठ गया। उसकी पहले की गरिमामयी छवि पूरी तरह से बिखर गई। उसका चेहरा मुड़ गया और उसने शियाओ यू की ओर इशारा किया। यह लियूशी की आज्ञा सुनकर जिया लिएओ ने तुरंत खुद को दुविधा में पाया। वह जियाओ कबीले के पहले बुजुर्ग की पोती है। तुम चाहते हो कि मैं उसे पकड़ लूं? क्या तुम जियाली कबीले और जियाओ कबीले के बीच संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हो? जिया लिएओ अपने पिता के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। वह ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यहाँ कैसे ला सकता है? जिया लिएओ की दुविधा को देखते हुए लियूशी ने एक और टिप्पणी की। मेरे पास इससे भी बेहतर दवा का नुस्खा है। इस नुस्खे से हम आसानी से जियाओ कबीले को वुतान शहर से बाहर निकाल सकते हैं। इस कथन ने निस्संदेह जिया लिएओ के दिल में तराजू को झुका दिया। जियाओ यान द्वारा गिराए जाने के बाद से जिया लिएओ, जो जानता था कि उसने अपना सम्मान खो दिया है, पूरे 3 महीने तक घर पर रहा। हाल ही में उसने वुतान शहर में खुद को दिखाने की हिम्मत की, ये देखते हुए कि जियाओ यान को शहर में नहीं देखा गया था। इसलिए जिया लिएओ की जियाओ यान और जियाओ कबीले के प्रति घृणा स्पष्ट थी। वह पूरे जियाओ कबीले को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था और बिना रोक टोक उनका मजाक उड़ाना चाहता था। पुरुष। जिया लिएओ ने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। जियाली कबीले के पहरेदारों ने तुरंत जियाओ यू को घेर लिया। इन पहरेदारों को जिया लिएओ के पिता जिया ली ने लियूशी की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था। उनमें से सबसे कमजोर 5 सितारा डूजे थे। जियाओ यू, मेरा सुझाव है कि आप चुपचाप हमारे साथ आएं। जिया लिएओ ने ठंडे अंदाज में जियाओ यू को देखा, जो पहरेदारों से घिरा हुआ था। जियाओ यू ने अपने चारों ओर जियाली कबीले के पहरेदारों को देखा और उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। तुम सच में बहुत नीचे गिर गए हो जियाली कबीले। 1 साल तक दूर रहने के बाद तुम और भी ज्यादा कूड़ा बीनने वालों की तरह हो गए हो, सड़क पर अपहरण करने लगे हो। क्या तुम में शर्म की सारी समझ खत्म हो गई है? जियो यू के अपमान ने तुरंत जिया लिएओ के चेहरे को बेहद बदसूरत बना दिया, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि उसके पास वास्तव में उसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। कोई व्यक्ति जो दिन के उजाले में किसी दूसरे व्यक्ति का अपहरण करता है, चाहे आप कोई भी बहाना इस्तेमाल करें, उसे हमेशा बुरे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। लेकिन चूंकि निर्णय हो चुका था, इसलिए उन्हें इसे पूरा करना था। उस पर हमला करो। जिया लिएओ ने ठंडे स्वर में आदेश दिया और गार्ड धीरे धीरे जियो यू के पास जाने लगे। जवाब में जियो यू ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, केवल उसकी आंखों में गहरी अवमानना थी। मैं वापस आने और नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैं तुम्हारे कुत्तों के झुंड का सामना करने से पहले अपने दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाई। ये वास्तव में दुर्भाग्य का एक झटका है, जियो यू ने कहा और उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ गई। बहुत बढ़िया। अगले ही सेकंड में जिया लिएओ की चकित निगाहों के सामने जियो यू के शरीर के भीतर डूबी हुई फट पड़ी। आज मैं आपको गहराई से याद दिलाऊंगा कि क्यों जियो कबीला कोई हल्की बात नहीं है। अध्याय 22। क्या बकवास है। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। जियाओ यू से निकलने वाली राजसी गति को महसूस करते हुए जिया लिएओ शब्दों से परे हैरान था। 3 सितारा डूशे बैटल मास्टर, 3रा स्तर। ये कैसे हो सकता है? जिया लिएओ को अच्छी तरह याद है कि जब उसने पिछले साल जियाओ यू को आखिरी बार देखा था तो वह केवल 8 सितारा डूजे बैटल प्रैक्टिशनर, 2रा स्तर थी। अभी 1 साल ही हुआ है। हालांकि जिया लिएओ जल्दी ही शांत हो गई। तो क्या हुआ अगर वह 3 सितारा डूशे है? जियाली कबीले के सबसे निचले रैंक वाले गार्ड सभी 5 सितारा डूशे हैं। आप एक 3 सितारा डूशे, उनके सामने कोई लहर नहीं उठा सकते। हमला। जैसे ही जिया लिएओ ने आदेश दिया, जियाली कबीले के पहरेदार शियाओ यू की ओर दौड़ पड़े। हालांकि अगले ही सेकंड में जैसे ही शियाओ यू की आकृति चमकी, जिया लिएओ का पहले का आत्मविश्वास भरा भाव अविश्वास में बदल गया और उसकी आंखों में तीव्र भय प्रकट हुआ। जिया लिएओ ने डर के मारे पहरेदारों को देखा जो अभी 1 सेकंड पहले तक बहुत ही क्रूर थे, लेकिन अब बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे पर चाबुक के निशान थे। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी क्या हुआ? शियाओ यू और उसके दृढ़ निश्चयी चाबुकधारी हाथ को देखते हुए जिया लिएओ के शरीर पर ठंडा पसीना छा गया। एक 3 सितारा डूशे ने जियाली कबीले के पहरेदारों के एक समूह को हरा दिया जो कम से कम 5 सितारा डूशे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा बेतुकी कोई चीज है? इस समय जिया लिएओ को 3 महीने पहले की घटना याद आ गई जब जियाओ यान ने 3 सितारा डूजी की शक्ति का उपयोग करके 2 चालों में उसे बेहोश कर दिया था। जियाओ कबीले के साथ क्या गड़बड़ है? लेकिन जिया लिएओ चाहे इस पर विश्वास करे या न करे, तथ्य थोड़े भी नहीं बदलेंगे। जियाओ यू को जियाली कबीले के रक्षकों के शवों पर कदम रखते और धीरे धीरे पास आते देखकर ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस धीरे धीरे जिया लिएओ की आंखों के जरिए नजदीक आ रहा है। इस समय जिया लिएओ वास्तव में घबरा गई थी। तुम और करीब मत आना। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पिता निश्चित रूप से। चुप रहो, कचरा। जियाओ यू ने जिया लिएओ पर ठहाका लगाया और अपने चाबुक की एक झट से जिया लिएओ के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। लियूशी के लिए वह पूरी तरह से अपना अहंकार खो चुका था और अब डर से भर गया था। उसका शरीर कांप रहा था। जियाओ यू को उसके जैसे किसी व्यक्ति पर हाथ भी रखने की कोई इच्छा नहीं थी।
अगर वह उसे चाबुक मारना चाहेगी तो यह उसके चाबुक को गंदा कर देगा। उसी समय सड़क के बाजार के एक छोर से कदमों की आहट सुनाई दी। जियाओ यू ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि जियाओ कबीले के गार्ड की वर्दी पहने हुए लोगों का एक समूह आ रहा है। चूंकि चंद्र नव वर्ष निकट आ रहा था, जियाओ कबीले के रीति रिवाजों के अनुसार सभी गार्ड नए साल का सामान खरीदने गए थे। जब उन्हें जियाओ कबीले के बाजार में गड़बड़ी की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और जल्दी से वहां पहुंच गए। मिस जियाओ यू, आप वापस आ गई हैं। जियाओ कबीले का प्रमुख गार्ड जियाओ यू को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पहले एल्डर की पोती होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा पहचानी गई थी। फिर उसने गिरे हुए जियाली कबीले के पहरेदारों, बेहोश जियाली एओ और कांपते हुए लियूशी को देखा, लेकिन तुरंत स्थिति को समझ नहीं सका। जियाओ यू ने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया और शांत स्वर में बोली, इन लोगों को बाहर निकालो, दूसरों को यहाँ व्यापार करने से मत रोको। फिर उसने लियूशी की ओर देखा, जहां तक उस आदमी की बात है, उसे बाहर फेंकने से पहले उसे आधा पीट कर मार डालो, लेकिन सुनिश्चित करो कि वह अपना कोई अंग न खो दे। हाँ मैम, जियो कबीले के प्रमुख गार्ड ने तुरंत अनुपालन किया। फिर उसने अन्य गार्डों को जियो यू के निर्देशों के अनुसार गंदगी साफ करने का निर्देश दिया। जियो यू को आगे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह जियो कबीले की ओर चल पड़ी। इस समय जियो यान को सभी के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए, है ना? जियो यू ने मन ही मन सोचा और जियो कबीले में वापस आकर तुरंत अपने दादा को रिपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ी। हालांकि जब वह प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो जियो यू को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अंदर जाने पर उसने पाया कि प्रशिक्षण मैदान खाली था। उसके मन में भ्रम भर गया, यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या वे एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं? हैरान, जियो यू ने मुड़कर प्रशिक्षण मैदान छोड़ दिया। वह परिवार परिषद हॉल में चली गई और अंदर जाने पर जियो जान और उसके दादा सहित 3 अन्य बुजुर्गों को चिंतित भाव से देखा। जब उसने जियो यू को अंदर आते देखा तो पहला बुजुर्ग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। जियो यू, तुम वापस आ गए। दादाजी, 1 साल हो गया है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। जियो यू मुस्कुराए और अपनी मुट्ठियों से सलामी दी। फिर वह जियो जान की ओर मुड़ी और पूछा, कुलपति, जियो यान और जियो कबीले के अन्य सदस्य कहाँ हैं? वे पीछे के पहाड़ पर हैं, जियो जान ने जवाब दिया, जिससे जियो यू की उलझन और बढ़ गई। वे पीछे के पहाड़ पर क्यों हैं? जियो यू ने पूछा। 3 महीने पहले जियो यान जियो कबीले की सभी युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण के लिए पीछे के पहाड़ पर ले गया, ये कहते हुए कि वे वयस्कता समारोह से पहले नीचे आ जाएंगे। अगर हम दिनों की सही गणना करें तो अब समय आ गया है, जियो जान ने समझाया। उन्हें प्रशिक्षण के लिए पीछे के पहाड़ पर क्यों ले जाया जाएगा? जियो यू ने झल्लाहट में अपना माथा खुजलाया, लेकिन चूंकि इसकी शुरुआत जियो यान ने की थी, इसलिए यह शायद किसी अच्छे काम के लिए था। इसके अलावा बचपन से ही जियो यान हमेशा ऐसी चीजें करने में अग्रणी रहा है जो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध जाती हैं, और जियो यू को इसकी आदत थी। लेकिन पीछे के पहाड़ की बात करते हुए जियाओ यू को अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर उसने बड़े से गंभीरता से बात की, दादाजी, मैं पहले पीछे के पहाड़ पर जाऊंगी। आगे बढ़ो। हालांकि बड़े अपनी पोती के साथ बैठकर ज्यादा समय बिताना चाहते थे, जिसे उन्होंने 1 साल से नहीं देखा था। उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया और जियाओ यू जाने के लिए मुड़ी। ओह वैसे। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, जियाओ यू अचानक पीछे मुड़ी और जियाओ जान को देखते हुए पूछा, कुलपति, जब मैं पहले जियाओ कबीले के बाजार से गुजरी तो मैंने देखा कि यह सामान्य रूप से शांत था। कई दुकानें खाली थीं। क्या हुआ? मैं अभी तीनों बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा कर रही थी। जियाओ जान ने अपने माथे को रगड़ा, कुछ परेशान दिख रहा था। जियाली कबीले को किसी तरह एक कीमियागर मिला जिसने रिवाइटलाइजिंग पाउडर नामक एक उपचार दवा बनाई। ये वहाँ के सभी शहर के लोगों को आकर्षित करता है, और जब सभी ग्राहक वहाँ जाने लगते हैं तो हमारे कबीले की दुकानें स्वाभाविक रूप से उन्हें बनाए नहीं रख पाती हैं। मैं समझ गया। जियाओ यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि लियूशी नाम का वह घमंडी आदमी था जिसे उसने पहले बाजार में देखा था। उसे जियाली कबीले द्वारा काम पर रखा गया कीमियागर होना चाहिए था, और अब उसे जियाओ कबीले के पहरेदारों द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाना चाहिए था और बाहर फेंक दिया जाना चाहिए था। लेकिन चलो इस पर बाद में बात करते हैं। जियाओ यू काउंसिल हॉल से दूर चली गई और जियाओ कबीले के पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ गई। जब वह पहाड़ पर चढ़ रही थी तो जियाओ यू को लंबे अलगाव के बाद आने वाले पुनर्मिलन के बारे में ज्यादा उत्साह महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वह गहरे दुख से भर गई। मुझे आश्चर्य है कि पिछले साल जियाओ यान कैसा रहा होगा। नवंबर LBJNN। एक बार के उत्साही युवा और अपनी डूक्यूई को खोने के बाद भी उसकी लचीली मुस्कान के बारे में सोचते हुए जियाओ यू को अपने दिल में एक भारी दर्द महसूस हुआ। वह जियाओ यान के डूक्यूई खोने का कारण और उसका समाधान खोजने के लिए कनान अकादमी गई थी। हालांकि पिछले 2 सालों में अपनी ताकत में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद उसे जियाओ यान की स्थिति के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। इससे जियाओ यू को निराशा का एक गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने कनान अकादमी में ये 2 साल बर्बाद कर दिए हैं। लानत है। जियाओ यू ने अपने चांदी के दांतों को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे पीछे के पहाड़ की गहराई में प्रवेश किया। अचानक झाड़ियों से एक आकृति बाहर निकली। जियाओ यू ने सहज रूप से वापस हमला करने की तैयारी की, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति से आने वाली परिचित आभा को महसूस किया तो उसने खुद को रोक लिया। फिर उसे जमीन पर धकेल दिया गया। आउच, कभी नहीं सोचा था कि मैं जलाऊ लकड़ी के टुकड़े पर ठोकर खाऊंगी। जमीन नर्म लग रही थी। जियाओ यू को नीचे दबाए हुए युवक ने असहाय होकर बड़बड़ाया। जियाओ यू को देखकर, जो पहले तो स्तब्ध था लेकिन फिर खुशी का भाव दिखाया, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जियाओ यू, तुम वापस आ गई हो। अपने सामने परिचित चेहरे को देखते हुए जियाओ यू की आंखें नर्म हो गईं और वह मुस्कुराई। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। तुम छोटे विकृत। अध्याय 23 प्रशिक्षण पूरा हुआ। यदि आप पहले से और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं। वे 20 अध्याय आगे हैं। उस समय ये बस एक दुर्घटना थी। जियाओ यू के उसे संबोधित करने के तरीके को सुनकर जियाओ यान को तुरंत याद आ गया कि अतीत में क्या हुआ था। वह जल्दी से जियाओ यू से उतर गया और अपने हाथों को हिलाते हुए अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन आपने तब सब कुछ देखा था, है ना? जियाओ यू मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। तुरंत जियाओ यान के बचाव को बुझाते हुए युवक ने अपना सिर नीचे कर लिया, निराश महसूस कर रहा था। मुझे खेद है। हा टिल्डा। जियाओ यान के चेहरे पर एक बच्चे जैसा भाव देखकर, जिसने कुछ गलत किया था और उसके माता पिता ने उसे पकड़ लिया था, जियाओ यू जोर से हंसा। हालांकि उसके पहले का ये लड़का समय के साथ अधिक परिपक्व और स्थिर आदमी बन गया था, लेकिन एक पहलू ऐसा था जो अतीत से बिल्कुल भी नहीं बदला था। टिल्डा।
अचानक जियाओ यू के चेहरे पर काफी बदलाव आया। उसने जियाओ यान के कंधों को कसकर पकड़ लिया और भौहें सिकुड़कर उसे घूरने लगा। उसकी जलती हुई निगाहें जियाओ यान को बेचैन कर रही थीं। जियाओ यान, क्या तुमने अपना डू क्यू वापस पा लिया है? और तुम डू जे डायरेक्ट द्वितीय स्तर तक पहुंच गए हो? हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पहुंचा हूँ। जियाओ यान ने सिर हिलाया और स्वीकार किया। जियाओ यू के चेहरे पर पहले तो आश्चर्य दिखा, फिर गहरी खुशी। यहाँ आने से पहले जियाओ यान की डू क्यू दुविधा को हल करने के मामले को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन इस परिणाम ने निस्संदेह जियाओ यू को अपार खुशी से भर दिया। ये बहुत बढ़िया है। उत्साहित जियाओ यू ने जियाओ यान को कसकर गले लगाया। जियाओ यू के लगभग परिपक्व और कामुक शरीर को अपने चेहरे पर दबा हुआ महसूस किया। जियाओ यान का चेहरा, जो अभी अभी शर्मिंदगी से उभरा था, फिर से लाल हो गया और उसके सिर से हल्की सफेद भाप भी उठ रही थी। ओह ओह, जियाओ यू। हवा की कमी के कारण बेहोश होने के कगार पर जियाओ यान ने जियाओ यू को दूर धकेलने की पूरी कोशिश की और अपनी उंगली पहाड़ की ओर इशारा करते हुए विषय बदल दिया। हम वहां दोपहर का भोजन कर रहे थे। जियाओ यू, चलो साथ में खाते हैं। जियाओ यू हैरान रह गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। हम पहाड़ पर दोपहर का भोजन क्यों कर रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में हम बहुत ज्यादा गहन प्रशिक्षण में व्यस्त रहे हैं, इसलिए हम सभी को पहाड़ से नीचे भागते हुए नहीं जाने दे सकते। मेरे द्वारा हर कुछ दिनों में कुछ लोगों को पहाड़ से नीचे ले जाने के अलावा हम पिछले 3 महीनों से पहाड़ पर ही रह रहे हैं। ये कहने के बाद जियाओ यान ने जमीन से बिखरी हुई जलाऊ लकड़ी उठाई और जियाओ यू को घनी झाड़ियों के बीच से ले गया, धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में चलते हुए। जैसे ही जियाओ यू ने देखा कि वह जिस दिशा में जा रहा था, उसने थोड़ी पलक झपकाई। क्या ये वह जगह नहीं है जहां हम पहले जाते थे? जैसा कि जियाओ यू ने अनुमान लगाया था, जियाओ यान जियाओ यू को उस गर्म पानी के झरने पर ले गया जिसे उन्होंने छोटे बच्चों के रूप में एक साथ खोजा था, वही जगह जहां जियाओ यू ने जियाओ यान को थोड़ा विकृत कहा था। गर्म पानी के झरने पर जियाओ कबीले के सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे, या तो सब्जियां काट रहे थे या पानी उबाल रहे थे, अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। किसी ने जियाओ यू के आने पर ध्यान नहीं दिया। तभी जियाओ यू ने देखा कि हालांकि जियाओ कबीले के सदस्यों के कपड़े अपेक्षाकृत साफ थे, लेकिन वे ज्यादातर फटे हुए थे। जियाओ यू ने भी देखा कि जियाओ यान के कपड़े भी ऐसी ही हालत में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इन 3 महीनों में उनमें से कोई भी एक बार भी घर नहीं लौटा हो? जियाओ यू की भौहें कांप उठी और उसी क्षण जियाओ यान जलाऊ लकड़ी लेकर सबके पास गया और उनका अभिवादन किया। सब लोग, देखो यहाँ कौन है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ कबीले के सदस्य जो अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने जियाओ यान की ओर देखा और जियाओ यू को उसके पीछे आते देखा। उनके चेहरे पर खुशी छा गई। बहन, तुम वापस आ गई। हाँ बहन, ये सर्वसम्मत उपाधि है जिसका उपयोग जियाओ कबीले के सदस्य ने जियाओ यू के लिए किया था, क्योंकि वह उनमें सबसे बड़ी थी। बड़ी बहन, बहुत समय हो गया। जियाओ निंग आगे बढ़ी और अपनी मुट्ठी उठाई और जियाओ यू ने अपनी मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराई। आटिल्ड, बहुत समय हो गया छोटे भाई। फिर जियाओ यू ने पलक झपकाई और दूसरों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी स्तब्ध हो गई। आप सभी लोग डूजे स्तर पर पहुंच गए हैं। आटिल्ड, ये सब जियाओ यान का धन्यवाद है। उसकी वजह से हम में से कोई भी पिछले 3 महीनों में घर नहीं गया था, और इसकी वजह से हमारी प्रशिक्षण प्रगति में बहुत सुधार हुआ है। जियाओ निंग ने अजीब तरह से अपना चेहरा खरोंचा। उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव दिखाई दिया। दूसरों के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव थे। हालांकि उनकी डू क्यू प्रगति में तेजी आई थी, लेकिन यह प्रशिक्षण ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन कर सके। कई बार जियाओ निंग और अन्य लोग टूटने के कगार पर थे, लेकिन जियाओ यान ने उन्हें निर्दयतापूर्वक वापस खींच लिया। आज तक जियाओ यान के मार्गदर्शन में टिके रहने के लिए हर कोई खुद की बहुत प्रशंसा करता है। जियाओ यू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जियाओ मेई और जियाओ जुनर भी जियाओ यू का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। जियाओ यू ने उन दोनों को देखा और हालांकि उनके चेहरे पिछले साल की तुलना में ज्यादा दृढ़ हो गए थे, लेकिन उनकी एक बार चिकनी त्वचा अब थोड़ी खुरदरी दिखाई दे रही थी। जियाओ कबीले की दूसरी लड़कियों की भी यही स्थिति थी, जो इस अवधि के दौरान उनके द्वारा सहन की गई कठिनाइयों को दर्शाती है। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। जियाओ यू ने दर्द भरे भाव के साथ 2 छोटी लड़कियों के सिर को छुआ, फिर अपना सिर घुमाकर जियाओ यान को घूरने लगी। मेरा मतलब है, लड़कों के लिए ये ठीक है, लेकिन ये लड़कियां हैं। क्या आप उनके साथ थोड़ा नर्म नहीं हो सकते? NO12BigJan.com। हमें प्रशिक्षण में सभी के साथ समान व्यवहार करना होगा। हम कैसे अंतर कर सकते हैं? जियाओ यान ने अपने हाथ फैलाए और एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये सुनकर जियाओ यू ने असहाय होकर आह भरी। वह केवल मौखिक रूप से शिकायत कर रही थी और वास्तव में जियाओ यान को दोष नहीं दे रही थी, क्योंकि जियाओ यू समझ गई थी कि जियाओ यान ने जो कुछ भी किया वह वास्तव में उनके भाई बहनों के भविष्य के लिए था। लेकिन हर बार जब आप कुछ करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। पहाड़ पर प्रशिक्षण के 3 महीने के भीतर हर कोई डूजे बन गया है। दादा और कबीले के मुखिया को जब पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। जैसे ही जियाओ यू ने ये कहा, जियाओ यान ने बिना जवाब दिए अपने कंधे उचका दिए। सिर्फ 3 महीने के प्रशिक्षण में उनकी डू क्यू प्रगति इतनी तेजी से नहीं हो सकती थी। ये तथ्य कि सभी जियाओ कबीले के सदस्य डूजे स्तर तक पहुंच गए थे, कम से कम आंशिक रूप से फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत के कारण था। जब भी गर्म पानी के झरने में फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत लगभग समाप्त हो जाता था, तो जियाओ यान रात के मध्य में चुपके से पहाड़ से नीचे मिटेर नीलामी घर में और औषधीय सामग्री प्राप्त करने के लिए चला जाता था। सौभाग्य से याफेई ने समय पर औषधीय सामग्री प्रदान की, जिससे उन्हें खपत दर को बनाए रखने में मदद मिली। इसके अलावा खपत की लागत जियाओ यान के 60 भागों के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक थी। जियो यान की गणना के अनुसार वे इन 3 महीनों में फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर के लगभग 100 हिस्से पहले ही खा चुके थे। नतीजतन जियो यान के 230,000 बैलेंस वाले ब्लैक गोल्ड कार्ड में से 200,000 पहले ही कट चुके थे। जब वह भारी मुनाफे का आनंद लेना शुरू कर रहा था, तो वह उसका स्वाद चखने से पहले ही गायब हो गया। हालांकि जियो यान को कोई पछतावा नहीं था। इन भाई बहनों की मदद के लिए जितना पैसा चाहिए था, खर्च करना सार्थक था। रिंग के अंदर याओ चेन, जिसने पूरे 3 महीने की ट्रेनिंग देखी थी, अवाक रह गया। ईमानदारी से कहूं तो जियो यान की ट्रेनिंग वाकई कारगर थी। हालांकि ये जियो कबीले के सदस्य सिर्फ डूजे लेवल तक ही आगे बढ़े थे, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति दा डूशेट बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा लेवल को भी उनसे लड़ने से सावधान कर देगी। लेकिन क्या कोई इंसान वाकई उस नारकीय ट्रेनिंग को सहन कर सकता है? याओ चेन ने वाकई इन जियो कबीले के सदस्यों की दृढ़ता की प्रशंसा की। अगर वह उनकी जगह होती तो शायद वह पहले ही दिन हार मान लेती।
हालांकि याओ चेन ने यह भी समझा कि पिछले 3 महीनों से जियो यान के प्रशिक्षण का आधार जियो कबीले के सदस्य द्वारा पहले से ही किए जा रहे अत्यधिक प्रशिक्षण की तीव्रता पर आधारित था। उस नींव के बिना शुद्ध प्रशिक्षण के ये 3 महीने केवल दृढ़ संकल्प के साथ सहन करना असंभव होता। तो सब लोग चलो गति बढ़ाएं और खाना बनाना शुरू करें। जियो यान ने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, दोपहर के भोजन के बाद हमारा प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। चलो घर चलते हैं और नया साल मनाते हैं। हाँ, अध्याय 24, अगली बार नहीं। यदि आप पहले से और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। वुटन सिटी, जियो कबीले का निवास। जियो जान और तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे, क्योंकि वे 20 से अधिक जियो कबीले के युवा सदस्यों के समूह को देख रहे थे जो अभी अभी पहाड़ों से लौटे थे। उनमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यह समझने में असमर्थ था कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या जियो यान ने जियो कबीले के इन सभी युवा पीढ़ी के सदस्यों को केवल 3 महीनों में दूजे में बदलने में कामयाबी हासिल की? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं अभी पूरी तरह से जागा नहीं हूँ? पिताजी, 3 महीने बीत चुके हैं और मैं जियो कबीले के सभी जूनियर को सुरक्षित रूप से वापस ले आया हूँ, जियो यान ने अपनी मुट्ठियां बांधते हुए सम्मानपूर्वक बताया। तभी जियो जान अपनी खुद की प्रतिक्रिया को महसूस करते हुए अपनी अचंभे से बाहर आया। उसने अपने बड़े हाथ को हल्के से अपने मुंह के पास मुट्ठी में कस लिया। खांसी, तुम सब लगातार 3 महीने से काम कर रहे हो, तुम सबने कड़ी मेहनत की है। सब लोग वापस जाओ और अभी आराम करो। हाँ, जियाओ कबीले के जूनियर्स ने एक स्वर में जवाब दिया और फिर अपने अपने घर वापस चले गए। यहाँ तक कि जियाओ मेई और जियाओ जुनर, 2 छोटी लड़कियां भी जियाओ यान को परेशान करने के लिए पीछे नहीं रहीं। पहाड़ों में 3 महीने की ट्रेनिंग की वजह से लड़कियां होने के नाते उन्हें कई ऐसी चीजें खोनी पड़ी जो लड़कियों के लिए बेहद जरूरी थी। नतीजतन उन्होंने इन दिनों कुछ भी नहीं करने का फैसला किया और अपनी त्वचा की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी पूर्व चमकती हुई सुंदरता को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। नवंबर LBJNN। जियाओ यान, तुम्हें वापस जाकर पहले अपने कपड़े बदलने चाहिए। बाद में मीटिंग हॉल में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। जियाओ यान ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल दिया। जियाओ यान की आकृति को पीछे हटते हुए देखकर जियाओ जान और तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने उनकी मौन सहमति को प्रकट किया। यानी वे इस बारे में और पूछताछ नहीं करेंगे कि जियाओ यान ने 3 महीने के भीतर सभी जियाओ कबीले के जूनियर को दूसरे रैंक तक आगे बढ़ाने में कैसे मदद की। वे जियाओ यान पर भरोसा करते हैं। इस बीच जियाओ यान के कमरे में उसने अपने फटे पुराने कपड़े उतारे और अपनी अलमारी में तलाशी ली। उस समय याओ चेन की आकृति प्रकट हुई, जो असहाय होकर अपने शिष्य की ओर देख रही थी। अगर सिर्फ जियाओ यान ही प्रशिक्षण ले रहा होता तो वह 1 महीने में पहाड़ से नीचे आ सकता था, लेकिन जियाओ कबीले के इन जूनियर्स की खातिर वह हठपूर्वक 3 महीने तक पहाड़ों में उनके साथ रहा। जियाओ यान न सिर्फ जियाओ कबीले के जूनियर्स के साथ बल्कि खुद के साथ भी सख्त था। वास्तव में उसकी खुद की प्रशिक्षण तीव्रता जियाओ कबीले के जूनियर्स से ज्यादा थी। जब वे 10 मील दौड़ते तो वह 100 मील दौड़ता। नेता होने के नाते उसे उदाहरण पेश करना था, अन्यथा उनका सम्मान हासिल करना मुश्किल होगा। हालांकि सभी इस सिद्धांत को समझते थे, लेकिन कितने लोग वास्तव में जियाओ यान के स्तर को प्राप्त कर सकते थे। जियाओ कबीले के जूनियर्स के नेता के रूप में जियाओ यान का सम्मान और पद अच्छी तरह से योग्य था। याओ चेन के दिमाग में जब वह इस बारे में सोच रही थी, जियो यान ने कपड़े पहनना समाप्त किया और अपना कॉलर ठीक किया। फिर याओ चेन की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ याओ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं दूसरे रैंक पर पहुंचने के बाद एक तकनीक विकसित करूं? आपका मतलब है कि? याओ चेन थोड़ा हिचकिचाई और उसकी माणिक जैसी आंखों में अनिश्चितता का संकेत दिखाई दिया। जैसे ही याओ चेन ने जियो यान के चेहरे को देखा, जिसमें अभी भी युवावस्था का स्पर्श था, उसका दिल धीरे धीरे डूब गया। क्या उसे याओ चेन को वास्तव में अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए इस बच्चे के भविष्य के साथ जुआ खेलना चाहिए? उन्होंने एक साथ जो समय बिताया था उसने याओ चेन को गहराई से समझा दिया था कि उसकी मदद के बिना भी जियो यान का भविष्य निस्संदेह आगे बढ़ेगा और यहाँ तक कि उससे भी आगे निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो यान जिस धार्मिक मार्ग पर चल रहा था और जिसे बढ़ावा देना चाहता था, वह कुछ ऐसा था जिसे याओ चेन बाधित नहीं कर सकता था। याओ चेन को गहराई से पता था कि हालांकि वह खुद को बुरा या कुटिल व्यक्ति नहीं माना जा सकता था, लेकिन वह जियो यान से कहीं अधिक दुष्ट और पापी थी। इसे और भी स्पष्ट रूप से कहें तो भले ही वह चली जाए, यह महाद्वीप जरा भी नहीं बदलेगा। अंत में वह सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास कीमिया के क्षेत्र में काफी साधना शक्ति और प्रतिष्ठा थी। लेकिन जियाओ यान अलग था। उसका मार्ग जो धार्मिकता से भरा है, भविष्य में इस महाद्वीप को वास्तव में बेहतर के लिए बदल सकता है। याओ चेन उस दिन का गवाह बनना चाहती थी जब जियाओ यान के सपने सच हों। उसे उम्मीद थी कि जियाओ यान के धार्मिक मार्ग से यह महाद्वीप वास्तव में बेहतर के लिए बदल सकता है। लेकिन खुद के लिए क्या वह वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार थी? याओ चेन ने अपना सिर नीचे किया, अपनी खुद की अलौकिक आकृति को देखते हुए उसकी आंखों में दुख की एक झलक दिखाई दी और उसने धीमी आवाज में कहा, चलो इस मामले पर बाद में बात करते हैं। ये शब्द कहने के बाद याओ चेन के होठों पर एक कड़वी आत्मा मजाक वाली मुस्कान उभरी। हे याओ चेन, ओह याओ चेन, ऐसा लगता है कि अंदर से तुम अभी भी एक स्वार्थी व्यक्ति हो। जो कोई भी सही और गलत को सही से समझता है और जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, उसे इन 2 विकल्पों का सामना करते समय जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, है ना? क्या तुम्हारा अस्तित्व वास्तव में मूल्यवान है? मैं थक गया हूँ, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। याओ चेन रिंग में गायब हो गया और जियाओ यान को कमरे में खड़ा छोड़ दिया, स्तब्ध। अभी कुछ क्षण पहले जियाओ यान ने याओ चेन के चेहरे पर झिझक, उदासी और आत्मनिंदा का भाव स्पष्ट रूप से देखा था। संकोच क्यों? संकोच करने की क्या बात है? उदासी, दुखी क्यों होना? आत्मनिंदा, खुद को दोष क्यों देना? जियाओ यान भ्रमित मन से कमरे से बाहर निकल गया और काउंसिल हॉल की ओर चल पड़ा। लगातार याओ चेन के खूबसूरत चेहरे पर अभी आई उदासी को याद करता रहा। जियाओ यान का दिल दुखने से नहीं बच सका। क्या मैंने कुछ गलत किया? परेशान जियाओ यान काउंसिल हॉल में पहुंचा। जियाओ यू, जो एक कुर्सी पर बैठा था, ने जियाओ यान के प्रवेश करते ही उसके थोड़े परेशान भाव को देखा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जियाओ यान, क्या गड़बड़ है? जियाओ यान अपने विचारों से बाहर आया और तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया, मुस्कुराते हुए और जियाओ यू की ओर हाथ हिलाते हुए। कुछ नहीं, चिंता मत करो। ये देखकर जियाओ यू ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने पूछा भी तो जियाओ यान नहीं बताएगा। जियाओ यान ने जियाओ जान की ओर देखा और धीरे से पूछा, पिताजी, आपने पहले कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। जियाओ जान ने अपना सिर खुजलाया और धीरे से आह भरी।
आप हाल ही में नीचे नहीं गए हैं, इसलिए आपको नहीं पता। जियाओ कबीले के बाजार में व्यापारी और ग्राहक इन दिनों बहुत खो रहे हैं। वे सभी जियालाई कबीले के बाजार में गए हैं। ऐसा क्यों है? जियाओ यान ने उलझन में एक भान उठाई और जियाओ जान ने समझाया। जियालाई कबीले ने किसी तरह एक रैंक 1 कीमियागर को ढूंढ लिया और उसे कायाकल्प पाउडर नामक एक उपचार दवा तैयार करवाई जिसने सभी भाड़े के सैनिकों को आकर्षित किया। जैसे ही जियाओ जान ने बात की, उसने गहरी आह भरी और जियाओ यान ने समझदारी से सिर हिलाया। जियाओ कबीले के बाजारों की आय मुख्य रूप से भाड़े के सैनिकों से आती थी। एक बार जब भाड़े के सैनिकों का आना बंद हो गया तो व्यापारी पैसा नहीं कमा सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बाजार से हट जाते थे। ये स्वाभाविक ही था। हालांकि उस समय जियाओ यू ने अचानक अपने बगल की मेज पर जोर से मारा। मैं कबीले के मुखिया को इसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन मैं भूल गया क्योंकि मैं तुम्हें खोजने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाने में व्यस्त था। जियाओ यू ने जियाओ यान से इस तरह कहा, फिर जियाओ जान की ओर देखा। कबीले के मुखिया, क्या जियाली कबीले द्वारा लाया गया कीमियागर लियूशी नाम का है? क्या तुम उससे मिले हो? जियाओ जान को थोड़ा आश्चर्य हुआ और जियाओ यू ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने बताया कि जब जियाओ कबीले के बाजार में लियूशी से उसका सामना हुआ था तब क्या हुआ था। धमाका, वह कमीना, मेरी पोती के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पहले बुजुर्ग ने मेज पटक दी और गुस्से से कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके बगल में बैठी जियाओ जान के चेहरे पर भी बेहद नाराजगी थी। जियाली कबीले को कोई शर्म नहीं है। उन्होंने न केवल जियाओ कबीले के बाजार में परेशानी पैदा की, बल्कि लोगों को सार्वजनिक रूप से अगवा करने की भी कोशिश की। दादाजी, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ यू ने हल्के से अपना हाथ उठाया और पहले बुजुर्ग को शांत करने के लिए बोली। मैंने जियाली कबीले के सभी पहरेदारों से पहले ही निपट लिया है। जहां तक जियाली एओ की बात है, मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। जहां तक उस कीमियागर की बात है, मैंने जियाओ कबीले के पहरेदारों को निर्देश दिया कि उसे बाहर फेंकने से पहले उसे आधा पीट कर मार डालें। उन्हें फिर से जियाओ कबीले के बाजार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जियाओ यू की बातें सुनकर पहले बुजुर्ग का गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया और जियाओ जान के चेहरे पर थोड़ा सुधार हुआ। चूंकि तुमने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है, इसलिए मैं इस बार उन्हें जाने दूंगा। अगर वे फिर से आने की हिम्मत करते हैं तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। जियाओ जान के बोलने से पहले अचानक एक ठंडी आवाज ने उसे बाधित किया, जो जियाओ यान से आ रही थी, जो जियाओ यू के बगल में बैठा था, जिससे जियाओ जान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके बेटे ने पहले कभी इस तरह से बोलते हुए एक बुजुर्ग को बाधित करने का ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं दिखाया था। जियाओ यू ने भी जियाओ यान के शब्दों में कुछ गड़बड़ महसूस की और अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी पुतलियां आश्चर्य में सिकुड़ गईं। जियाओ यान, अध्याय 25, संघर्ष। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं। वे 20 अध्याय आगे हैं। चाहे वह जियो जान हो, 3 बुजुर्ग हो या जियो यू, वे सभी अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ जियो यान को देख रहे थे। इस समय उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और उसका भाव असामान्य रूप से ठंडा था, जो उसके सामान्य सुरुचिपूर्ण और सहज व्यवहार से बिल्कुल अलग था। अंगूठी के अंदर याओ चेन ने जियो यान में बदलाव को महसूस किया और अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। एक शीर्ष कीमियागर के रूप में उसकी आध्यात्मिक धारणा वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर थी। इसलिए वह जियो यान के शरीर के चारों ओर काली आभा को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वह घृणा, क्रोध और आक्रोश जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूषित आत्मा थी। यह महसूस करने के बाद याओ चेन की आंखों में आश्चर्य और संदेह भर गया। किसी व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं एक पल में उसकी आत्मा को दूषित करने की हद तक कैसे बढ़ सकती हैं? जियाओ यू भी जियाओ यान को अचंभित होकर देख रही थी। हालांकि वह याओ चेन की तरह काली आभा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जियाओ यान इस समय इतना परिचित था। ये पहली बार था जब उसने जियाओ यान को इस तरह देखा था। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जियाओ यू को अचानक कुछ याद आया। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। जियाओ यू को याद आया, उसने जियाओ यान को एक बार इस अवस्था में देखा था, केवल उस बार। NO12BigJan.com। लगभग भूली हुई याद को याद करते हुए जियाओ यू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर जियाओ यान के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज घबराहट से भर गई। जियाओ यान, शांत हो जाओ। देखो, मैं यहाँ ठीक खड़ा हूँ, है ना? जियाओ यान चुपचाप जियाओ यू को देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। एक पल के बाद उसने धीरे से जियाओ यू के हाथों को हटाया जो उसके कंधों को पकड़ रहे थे और शांति से कहा, ये सब किस्मत की वजह से है, बस। ये कहने के बाद जियाओ यान मुनी और काउंसिल हॉल से बाहर निकल गई। जियाओ यू को आश्चर्यचकित होकर खड़ा छोड़ दिया। एक पल के बाद वह अपने होश में आई और जल्दी से उसके पीछे भागी, लेकिन जियाओ यान की आकृति कहीं नहीं दिखी। अरे नहीं! जियाओ यू का दिल डूब गया जब वह जियाओ जान की ओर मुड़ी। कबीले के मुखिया, कुछ लोगों को इकट्ठा करो और तुरंत जियाली कबीले में जाओ। मैं जियाओ यान को रोकने का कोई रास्ता खोज लूंगा, इससे पहले कि जियाओ जान आगे कुछ पूछ पाता। जियाओ यू तुरंत जियाओ कबीले से बाहर निकल गई और लंबे कदमों से जियाली कबीले की ओर भागी। रास्ते में जियाओ यू लगातार भीड़ को स्कैन कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि जियालाई कबीले तक पहुंचने से पहले जियाओ यान की आकृति मिल जाए। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। जब तक जियाओ यू जियालाई कबीले में पहुंची, तब तक जमीन पर बिखरे पड़े जियालाई कबीले के कई रक्षकों को देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वह बहुत देर से पहुंची। अचानक जियालाई कबीले के भीतर से एक तीखी चीख गूंजी। जियाओ यू का दिल कांप उठा और वह अंदर भागी, केवल जियालाई को देखने के लिए, जो बिखरे हुए जियालाई कबीले के रक्षकों के बीच लगातार चिल्ला रहा था। इस समय जियालाई ने जियालाई कबीले के कुलपति के बेटे के रूप में अपनी गरिमा में आभा खो दी थी। उसके हाथ और पैर बेहद अजीब कोनों पर मुड़े हुए थे। हालांकि कोई खून दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में एक भयानक भय का भाव भर गया था। कोई भी बता सकता था कि जियालाई के हाथ और पैर पूरी तरह से अपंग थे। इस तरह के क्रूर तरीके आमतौर पर जियाओ यान द्वारा नहीं अपनाए जाते थे, लेकिन इस समय जियाओ यू को अपने दिल की गहराई में पता था कि यह सब वास्तव में जियाओ यान का ही काम था। स्विश स्विश। इस समय जियाओ यू ने किसी चीज को घसीटे जाने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने देखा कि जियाओ यान धीरे धीरे अंदर से बाहर आ रहा है, अपने पीछे एक व्यक्ति को घसीट रहा है। ये लियूशी नाम का कीमियागर था जिससे जियाओ यू का सामना पहले हुआ था जब वह वुटन शहर लौटी थी। लियूशी बेहद दुखी दिख रहा था। अगर जिया लियो के अपंग हाथ और पैर पहले से ही दयनीय थे तो लियूशी की शक्ल वाकई भयानक थी। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था और उसके मुंह में खून से भरे हुए सिर्फ कुछ दांत बचे थे।
खून के धब्बे उसके निचले शरीर को ढंक रहे थे। टियन, हाँ, उसने वह खो दिया। लियू शी की तुलना में जिया ली एओ, जो अभी भी चीख सकता था, बेहद भाग्यशाली माना जाता था। लियू शी की दयनीय शक्ल को देखकर जियाओ यू को गहराई से पता था कि यह आदमी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। जैसा कि जियाओ यान ने कहा था, लियू शी के लिए अगली बार कोई नहीं होगा। जियाओ यू ने अपने चेहरे पर जटिल भाव के साथ ठंडे और सख्त जियाओ यान को देखा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जियाली कबीले में घुसना, जिया ली आओ के हाथ पैर तोड़ना और जियाली कबीले द्वारा नियुक्त कीमियागर लियू शी को इस हद तक प्रताड़ित करना, इसका हर पहलू बहुत ज्यादा था। लेकिन जियाओ यू गहराई से समझती थी कि जियाओ यान ने ऐसा क्यों किया। इस वजह से वह अकेली थी जो उसे फटकार नहीं लगा सकती थी। जियाओ यान, तुम कमीने। जियाली कबीले के प्रवेश द्वार से एक तेज गर्जना आई और जियाओ यू ने भी आश्चर्य से देखा। प्रवेश द्वार पहले से ही जियाली कबीले के सदस्यों से भरा हुआ था और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जियाली आओ का पिता जियाली बी, जियाली कबीले का कुलपति था। अपने बेटे को दयनीय अवस्था में जमीन पर पड़ा देखकर जियाली बी एक पल में अपना होश खो बैठा। द डू शिप बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा लेवल का डू क्यूई उछला और पलक झपकते ही वह जियाओ यान के सामने आ गया। उसका दाहिना हाथ तेज हवा वाले डू क्यूई वाले पंजे में तब्दील हो गया और उसने उसे जियाओ यान की ओर फेंक दिया। मरो जियाओ यान, चकमा दो, जियाओ यू ने घबराहट में चिल्लाया। जिया लाई बिस का हमला बहुत अचानक था जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। जिया लाई बिस के उग्र हमले में कोई दया नहीं दिखाई गई और निस्संदेह उसका उद्देश्य जियाओ यान की जान लेना था। हालांकि अपने से 2 रैंक ऊपर के किसी व्यक्ति के हमले का सामना करते हुए जियाओ यान दृढ़ रहा, उसने बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी डू क्यू को इकट्ठा किया और जिया लाई बिस के पंजे से जोरदार टक्कर मारी। धमाका, शक्तिशाली ताकतें टकराईं जिससे एक बवंडर पैदा हुआ जो पूरे इलाके में फैल गया। लेकिन अगले दृश्य ने जिया लाई कबीले के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया जो जिया लाई बी के साथ थे। जिया लाई बी, एक द डू शिप बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर को पीछे धकेल दिया गया। क्या मजाक है, ये कैसे संभव हो सकता है। हालांकि वे भाग्यशाली थे कि हालांकि जिया लाई बी को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन जियाओ यान को और भी अधिक नुकसान हुआ। वह उड़कर दीवार में जा धंसा, उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। लेकिन जियाली कबीले के अन्य सदस्यों द्वारा महसूस की गई राहत की तुलना में जियाली बी का चेहरा आतंक से भर गया था क्योंकि उसने अपने हाथ को देखा था जो अभी अभी जियो यान से टकराया था। उसका हाथ टूट गया था। ये कमीना किस तरह का राक्षस है। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, जियाली बी को लगा कि जियो यान की ताकत पहले से ही 1 स्टार डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर के स्तर पर पहुंच गई है। वह 3 महीने पहले 3 स्टार डूजी साधना शक्ति के साथ बेकार था। उसके सुधार की दर कितनी भयानक थी। बस इतना ही नहीं, भले ही उसकी सुधार की गति तेज थी, फिर भी वह एक छोटा डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर ही था। जियाली बी, एक द डू शिप बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर के रूप में मानते थे कि उनके साथ निपटना उनके हाथ को झटकने जितना आसान होगा। लेकिन जियाली बी ने कभी नहीं सोचा था कि एक द डू शिप बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर के रूप में जियाओ यान के साथ सीधे टकराव में उनका हाथ टूट जाएगा। क्या मजाक है। क्या ये वास्तव में एक ताकत है जो एक डूजे बैटल प्रैक्टिशनर दूसरा स्तर के पास हो सकती है। जियाली बी ने मलबे में गहराई से दबे जियाओ यान को घूरा, बिना हिले डुले, और उसकी आंखों में भयावह हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। इस लड़के को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जियाली बी ने एक बार फिर जियाओ यान पर हमला किया, लेकिन उसके बगल में अचानक दिखाई देने वाली चाबुक की छाया ने उसे पीछे धकेल दिया। जबरदस्त ताकत ने जियाली बी को ऐसा महसूस कराया कि वह एक कम रैंकिंग वाले द डू शिप बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर से मुकाबला कर रहा था। अगले ही पल जियाओ यू एक लंबा चाबुक लेकर जियाओ यान के सामने खड़ा हो गया, जिया लाई बी के विकृत चेहरे को घूरते हुए और सख्ती से चिल्लाते हुए। जब तक मैं खड़ा हूं तो मुझ पर एक उंगली भी नहीं उठाओगे। अध्याय 26 मध्यस्थता। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। जियो यू को देखते हुए जो जियो यान के सामने खड़ी थी, खून से लथपथ लड़के को अपने शरीर से ढकते हुए जियाली बी की अभिव्यक्ति तेजी से बदलती रही। उन्होंने स्वाभाविक रूप से जियो यू को पहचान लिया जो जियो कबीले के बड़े की पोती थी और यह भी जानते थे कि आज जियो कबीले के बाजार में क्या हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो उस घटना में उनका जियाली कबीला गलत था। ये काफी बुरा था कि उन्होंने किसी और के मैदान पर परेशानी पैदा की, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी को छीनने की भी कोशिश की। कोई भी इस तरह के व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकता था, यहाँ तक कि वह खुद भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे गलत नहीं हैं। इसलिए जियाली बी के पास जियो कबीले से अपने बेटे और जियोली कबीले के गार्ड की चोट के लिए न्याय और स्पष्टीकरण मांगने का साहस नहीं था, जो जियो यू द्वारा पीटे जाने के बाद घायल हो गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके अपने बेटे जियाली एओ ने उसे क्या कहा था। जियाओ यू, एक साधक जिसके पास मात्र 3 सितारा डूशे बैटल मास्टर तीसरा स्तर साधना चरण था, ने जियाली कबीले के रक्षकों को हराया था जो कम से कम 5 सितारा डूशे थे। अगर किसी और ने जियाली बी को इस बारे में बताया होता तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करता। बकवास, बिल्कुल बेतुका। लेकिन ये शब्द उसके अपने बेटे के थे और जियाली बी उन पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सका। और अब जियाओ यू की ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद जियाली बी के दिल में डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जियाओ यू वास्तव में सिर्फ 3 सितारा डूशे था और इस बारे में कोई संदेह नहीं था। लेकिन अभी अभी जो चाबुक मारा गया, यहाँ तक कि वह एक द डूशे बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस स्तर की ताकत के साथ उनके कबीले के रक्षकों के समूह को हराना, जिनके पास केवल डूशे की खेती है, कोई समस्या नहीं होगी। जियाओ कबीले ने अपने बच्चों को किस तरह की चीज खिलाई, उसके सामने इस 2 जैसे राक्षस कैसे मौजूद हो सकते हैं। दूसरी ओर जियाओ यू, जो जियाओ यान के सामने खड़ी थी, उसका चेहरा गंभीरता से जिया लाई बी की हर हरकत को देख रहा था और कभी कभी वह अपने पीछे पस जियाओ यान को देखती, अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस करती। भगवान का शुक्र है कि ऐसा लगता है कि उसकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं है। फिर जियाओ यू ने अपना सारा ध्यान अपने सामने खड़ी जिया लाई बी पर केंद्रित कर दिया। उसने पहले भी अकादमी में द डूशे बैटल ग्रैंड मास्टर 4th लेवल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह ज्यादातर हार गई और शायद ही कभी जीती, और तब भी ये हमेशा एक करीबी मुकाबला था। लेकिन अब अगर वह जिया लाई बी से हार जाती तो वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका और जियाओ यान का क्या हश्र होने वाला है। आखिरकार ये जिया लाई कबीले का क्षेत्र है और जियाओ कबीले के सदस्यों के लिए यहाँ कोई आसान समय नहीं होगा, खासकर जियाओ यान द्वारा उन्हें पहुंचाए गए सभी नुकसान के बाद।
सौभाग्य से जियाओ यू ने जियाओ झान को सूचित किया था कि वह जाने से पहले जियालाई कबीले के क्षेत्र में लोगों को लाए, और इस समय जियाओ झान द्वारा तैयार किया गया समूह अभी आया था। NO12B ओम। जियाली बी, तुमने मेरी युवा पीढ़ी पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तुम्हारा मनोबल और भी गिरता जा रहा है। इस उग्र दहाड़ के साथ जियाओ झान अचानक प्रकट हुआ, जियाओ यू और जियाली बी के बीच खड़ा था। जियाओ कबीले का पहला बुजुर्ग एक तरफ खड़ा था, अपनी पोती को चिंतित रूप से देख रहा था। युवा, क्या तुम ठीक हो? इस समय जियाओ यू को आखिरकार पूरी तरह से राहत महसूस हुई। उसने जियाओ कबीले के पहरेदारों पर नजर डाली जो आंगन के बाहर जियाली कबीले के पहरेदारों का सामना कर रहे थे, और अपने दादा से धीरे से कहा, दादाजी, मैं ठीक हूँ। फिर जियाओ यू ने जियाओ यान की हालत देखने के लिए मुड़कर देखा। हालांकि उसका शरीर खून से लथपथ था, सौभाग्य से उसके मजबूत शरीर ने उसकी हड्डियों को किसी भी गंभीर चोट से बचा लिया। वह बस बेहोश हो गया था। जियाओ यू के पीछे जियाली बी ने जियाओ झान की ओर इशारा किया और गुस्से से फटकार लगाई। जियाओ झान, आपके विद्रोही बेटे ने हमारे जियाली कबीले में घुसपैठ की, हमारे पहरेदारों को पीटा और मेरे बेटे के अंगों को अपंग कर दिया। उसने मिस्टर लियू को भी नहीं छोड़ा। आज आपको मुझे इसका स्पष्टीकरण देना होगा। वे इसके लायक थे, जियाओ झान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, और आखिरकार उसे आंगन के अंदर की स्थिति को देखने का मौका मिला। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ताकत के मुद्दे को अलग रखते हुए जियाली कबीले के पहरेदार केवल बेहोश हो गए थे और गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे। यह उनके बेटे की शैली भी थी, अपने विरोधियों पर दया दिखाना, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन जियाली एओ और लियूशी के साथ जियाओ यान का व्यवहार काफी क्रूर माना जा सकता है। पूर्व के सभी अंग अपंग थे और बाद वाले के कमर के क्षेत्र में भी खून था। उसकी हौंफती हुई शक्ल को देखकर यह स्पष्ट था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। क्या वाकई उसके बेटे ने ही ऐसी क्रूर हरकतें की? जियाओ झान के दिल में एक गहरा डर था। उसकी नज़र में उसका बेटा हमेशा से ही कोमल रहा है और ज्यादातर संघर्षों का सामना करने पर जितना हो सके हिंसा से बचता रहा है। अगर किसी संयोग से जियाओ यान ने वाकई हिंसा का सहारा लिया भी, तो भी वह दूसरे पक्ष के लिए कोई रास्ता छोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक वैसे ही जैसे जियालाओ के साथ जिंदगी मौत के द्वंद्व में हुआ था। लेकिन क्रूरता का मौजूदा स्तर, जिसने संघर्ष को अपरिवर्तनीय रूप से तीव्र कर दिया, वह ऐसा कुछ नहीं था जो जियाओ यान सामान्य परिस्थितियों में करता। सच्चाई चाहे जो भी हो, जियाओ यान अभी भी जियाओ झान का बेटा था, और एक पिता के रूप में वो हमेशा अपने बेटे का साथ देगा, भले ही उसने पूरी दुनिया को दुश्मन बना दिया हो। जियालाई बी, आखिर में क्या यह आपके परिवार के सदस्य नहीं थे जिन्होंने हमारे जियाओ कबीले के बाजार में परेशानी पैदा की? जियाओ झान ने जियालाई बी को देखा, उसकी आंखों में एक निर्विवाद दबंग आभा थी। बस इतना ही? क्या तुमने वाकई हमारे जियाओ कबीले के पहले बुजुर्ग की पोती को जबरन छीनने के लिए बल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था? क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा जियाओ कबीला एक नर्म खुरमा है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो? एक पल में जियाओ झान की दुखी हुई आभा, जो जियालाई बी के बराबर थी, आगे बढ़ी, जिससे आंगन में माहौल भारी हो गया। जियाओ झान का रवैया बेहद स्पष्ट था। तुम्हारा जियालाई कबीला पहले से ही गलत था और तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया। जियो झान, तुम बूढ़े कमीने। जियो झान के दृढ़ रुख ने जियाली बी को क्रोधित कर दिया, जिसने उसे क्रूर भाव से घूरा। ठीक है, अगर तुम युद्ध चाहते हो तो मैं भी साथ खेलूंगा। जियाली बी क्रोध से उबल रहा था, अपने कटे हुए हाथ के दर्द को भूल गया और अपना हाथ उठाया, क्रोध से भरी आवाज में चिल्लाया, मैं आज अंत तक तुमसे लड़ूंगा। जियाली कबीले, तुम सब मेरी आज्ञा सुनो। जियाली बी के चेहरे पर क्रोधित और तर्कहीन भाव देखकर जियो झान के चेहरे पर भी अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि आज इस युद्ध से बचना संभव नहीं है। ताली। अचानक आंगन में जोरदार ताली गूंजी, जिससे टकराव की कगार पर खड़े दोनों समूहों के लोग स्तब्ध हो गए। तभी आंगन के बाहर से आकर्षण से भरी एक मोहक आवाज आई, सभी मामलों में शांति को प्राथमिकता देना सबसे अच्छा है। दोनों कबीले के नेताओं को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सबकी निगाहों के सामने लाल पोशाक में एक आकर्षक महिला अपनी लचीली कमर को हिलाती हुई दोनों परिवारों के पहरेदारों को चकमा देते हुए शान से आंगन में चली गई और जियाओ झान और जियाली बी के बीच खड़ी हो गई। मेटो ऑक्शन हाउस की वुटन सिटी शाखा की मुख्य नीलामीकर्ता याफी। मिस याफी, यह मेरे और जियाओ कबीले के बीच का निजी विवाद है। इसका मेटो ऑक्शन हाउस से कोई लेना देना नहीं है। मेटो ऑक्शन हाउस के भावी उत्तराधिकारी का सामना करते हुए जियाली बी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने बलपूर्वक अपने गुस्से को दबाया और विनम्र शब्दों से याफी को रोकने की कोशिश की। जियाओ झान ने याफी की ओर देखा, जिसका उसके बेटे के साथ घनिष्ठ संबंध था, और चुप रहा। हे टिल्ड कबीले की नेता जियाली बी क्या कह रही है? क्या आप याफी को बाहरी व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं? याफी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, हम सभी वुटन सिटी में सहकर्मी हैं। अगर जियाओ कबीले और जियालाई कबीले के बीच कोई बड़ी समस्या है तो स्वाभाविक रूप से मितीर नीलामी घर प्रभावित होगा। मैं कैसे अलग रह सकता हूँ? याफी के शब्दों ने जियालाई बी को असमंजस में डाल दिया कि वह क्या कहे, क्योंकि वह उसे घूर रहा था। वह समझ गया कि यह महिला आज इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दृढ़ थी। याफेई पहले से ही घटना की सामान्य स्थिति को जानती थी। याफेई ने हल्के से अपने होठों को छुआ और धीरे से जियालाई बी से कहा, घटना का कारण यह था कि आपका युवा स्वामी जियाओ कबीले के बाजार में परेशानी पैदा कर रहा था और यहाँ तक कि जियाओ कबीले के बड़े की पोती को जबरन ले जाने का प्रयास कर रहा था। आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है ना? जियालाई बी का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया, लेकिन वह जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल सका। आखिरकार याफेई ने जो कहा वह सच था। जियालाई बी की सहमति देखकर याफेई ने अपनी नजर जियाओ झान की ओर घुमाई और धीरे से कहा, कबीले के नेता जियाओ झान, हालांकि जियाली कबीले ने ही सबसे पहले समस्या पैदा की थी, लेकिन आपके युवा स्वामी ने जियाली कबीले के निवास में जबरदस्ती घुसपैठ की, जियाली कबीले के कई रक्षकों को पीटा और जियाली के युवा स्वामी के अंग तोड़ दिए। श्री लियू, एक अतिथि भी आपके कबीले के युवा स्वामी से मिली पिटाई के कारण मौत के कगार पर है। आपके पास इस मामले के लिए कोई औचित्य नहीं है ना? मेरे बेटे की गलती एक पिता के रूप में मेरी अपर्याप्त देखरेख के कारण है। मैं जियाओ झान उसके कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। जियाओ झान ने झुककर दृढ़ता से कहा। फिर याफी ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराए। क्या यह इतना आसान नहीं है? याफी ने जियाली बी की ओर देखा। कबीले की नेता जियाली बी, मैं मितीर नीलामी घर की ओर से गारंटी देती हूँ कि हम आपके जियाली कबीले द्वारा हाल ही में खरीदी गई औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम खरीद लागत को 30% तक कम कर देंगे। यह जियाली बी दंग रह गई। हालांकि वे कायाकल्प करने वाले पाउडर महंगे नहीं थे, लेकिन बड़ी मात्रा में 30% की कमी काफी बड़ी रकम थी।
इसके अलावा याफी ने गारंटी दी कि वे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका मतलब था कि जियाली कबीले को स्टॉक खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जियाली बी की दिलचस्पी देखकर याफी ने अपना सिर घुमाया और जियाओ झान की ओर देखा। कबीले के नेता जियाओ झान कबीले के नेता जियाली द्वारा खरीदी गई औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत में 30% की कमी को जियाओ कबीले द्वारा सजा के तौर पर वहन किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, कितनी चालाकी! जियाओ झान, जियाली बी और वहां मौजूद सभी लोगों ने चुपके से याफी के शब्दों की आलोचना की। तो इस व्यवस्था के साथ मितिर नीलामी घर ने एक ही पत्थर से 3 पक्षियों को मार गिराया। उन्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ा, उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिली और उन्हें औषधीय जड़ी बूटियां बेचने की भी चिंता नहीं करनी पड़ी। यह महिला वास्तव में एक व्यापारी बनने के लिए बनी है, लेकिन फिर भी ये सुलह जियाओ और जियाली कबीले दोनों के लिए सबसे अच्छा परिणाम था। मैं इस सजा को स्वीकार करता हूं, जियाओ झान ने कहा। याफी की मध्यस्थता के तहत बुटन शहर के 2 प्रमुख कबीले एक विनाशकारी स्थिति से बचने में कामयाब रहे। जियाओ यू बेहोश जियाओ यान को अपनी पीठ पर लादकर जियाओ कबीले के बुजुर्ग के साथ आंगन से बाहर निकल गया। जियाओ झान ने भी ऐसा ही किया। जब वे जियाली बी के पास से गुजरे तो जियाली बी की ठंडी आवाज जियाओ झान के कानों तक साफ पहुंची। जियो झान, मैं आज मिस याफी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूं, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हे ये दोनों तरफ से होता है। जियो झान ने जियाली बी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जियाली कबीले को जियो कबीले के सदस्यों के साथ छोड़ दिया। याफी ने भी विनम्रता से जियाली बी को अलविदा कहा और साथ में चले गए। जब बाकी सभी चले गए तो जियाली बी ने जियाली एओ को देखा जो जमीन पर पड़ा था और उसके सभी अंग टूट गए थे। उसकी आंखों में दिल का दर्द दिखाई दे रहा था। चाहे वह कितना भी निराश क्यों न हो, जियाली एओ अभी भी उसका अपना बेटा था। लेकिन जियाली बी बहुत चिंतित नहीं था। ये सिर्फ टूटी हुई हड्डियां थीं, डूक्यूई महाद्वीप में इलाज करने में मुश्किल चोट नहीं। थोड़े आराम और स्वास्थ्य लाभ के साथ वह ठीक हो जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा ये था। जियाली बी ने अपनी निगाहें दयनीय और बेजान लियूशी पर घुमाई। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी और वह अपनी सांसों में बुदबुदाया। एक मूर्ख जो वासना में अंधा हो गया है। अगर उसकी पहचान किमियागर के तौर पर न होती तो मैं खुद उसे 100 बार मार देता। जियाओ कबीले के उस युवक ने आज उससे छुटकारा पाकर लोगों की सेवा की। हालांकि उसने कहा कि भले ही जियाली बी लियूशी के चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा न सोचती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जियाली कबीले ने जियाओ कबीले से मेहमान को छीनने में कामयाबी हासिल की। लियूशी की इसमें एक अपरिहार्य योग्यता थी और कायाकल्प करने वाले पाउडर का मामला भी था। मितिर नीलामी घर ने औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत में 30% की कमी का वादा किया था। लेकिन लियूशी के बिना दवा को परिष्कृत करने वाला कोई नहीं होगा। जड़ी बूटियां बेकार हो जाएंगी, भले ही उन्हें खरीदा गया हो। इस रिक्ति को जल्दी से भरना था। दूसरा एल्डर जियाली बी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और जियाली कबीले के दूसरे एल्डर जियाली नू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लियूशी के गुरु को आमंत्रित करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाओ। उन्हें बताओ कि उनके प्रिय शिष्य को जियाओ कबीले के उस युवक ने मार डाला था और हमारा जियाली कबीला जियाओ कबीले से बदला लेने में उनकी पूरी मदद करेगा। हाँ, अध्याय 27। मुझे पता है कि तुम वहां हो। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप बस मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं। वे 20 अध्याय आगे हैं। जियाली कबीले को छोड़ने के बाद जियाओ झान ने सबसे पहले जियाओ यान की चोटों की जांच की और पुष्टि की कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। उसने राहत की सांस ली और फिर मुट्ठी बांधकर याफी को धन्यवाद दिया। मिस याफी, आज की स्थिति को सुझाने के लिए धन्यवाद। जियाओ कबीला इस दिन आपके द्वारा किए गए उपकार को हमेशा याद रखेगा। हालांकि जियाओ कबीले को भविष्य में जियाली कबीले के लिए रिवाइटलाइजिंग पिल्स की लागत का 30% वहन करना होगा, लेकिन दोनों कबीलों के तबाह होने की स्थिति की तुलना में ये परिणाम पहले से ही बहुत बेहतर था। इसके अलावा इस समझौते के साथ भी अगर याफी मितिर परिवार के नाम पर मध्यस्थता नहीं करते तो जियाली बी इसे कभी स्वीकार नहीं करती। जैसा कि जियाली बी ने कहा, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण मुख्य रूप से याफी और उसके पीछे मितिर परिवार को सम्मान देना था। कुलपति, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि याफी ने अभी कहा, यदि बुटन शहर के 2 प्रमुख कबीले वास्तव में लड़ते हैं और नुकसान उठाते हैं तो मितिर नीलामी घर अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा। याफी चुप नहीं रह सकती। याफी के शब्द ईमानदार थे। एक व्यवसायी के दृष्टिकोण से आम लोगों से कितना पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए मितिर नीलामी घर की अधिकांश आय अभी भी बुटन शहर के 3 प्रमुख कबीलों से आती है। यदि जियाली और जियाओ कबीले पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से नुकसान होगा। मितिर नीलामी घर बुटन शहर के 3 प्रमुख कबीलों से पैसा बनाने पर निर्भर था। यदि उनमें से 2 एक पल में चले गए तो मितिर परिवार कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन सच कहूं तो दोनों कुलों के मामलों में याफी का हस्तक्षेप मुख्य रूप से जियाओ यान के हित में था। आखिरकार इस बार जियाओ यान ने जो किया वह वाकई बहुत ज्यादा था और लगातार परेशानी खड़ी करना उसके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने पहली बार जियाओ यान को इतनी क्रूरता से काम करते देखा है। याफी ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ा और जियाओ यान को देखा जिसे जियाओ यू की पीठ पर वापस ले जाया जा रहा था। 3 साल तक साथ रहने के बाद याफी को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि जियाओ यान ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके कामों में विवेक की कमी हो। उसने कभी नहीं सुना था कि जियाओ यान ने बिना किसी पूर्व तैयारी के कुछ किया हो। और अभी जियाली कबीले के आंगन में जो दृश्य हुआ उसने याफी को वाकई चौंका दिया था। जियाली एओ के अंग पूरी तरह से कटे हुए थे और उससे भी ज्यादा भयानक तो लियूशी के साथ हुआ था। इतना क्रूर कृत्य अगर ये तथ्य न होता कि सबूत सचमुच वहीं मौजूद होते तो याफी कभी विश्वास नहीं करती कि यह जियाओ यान ने किया था। ऐसा लगता है कि इस छोटे भाई के बारे में अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई हूं। याफी ने मन ही मन सोचा और जियाओ झान की ओर मुड़ी, धीरे से बोली, कुलपति, याफी सबसे पहले नीलामी घर लौटेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। जियो झान ने याफी को अलविदा कहा और फिर अपनी नजर जियो यान पर घुमाई जिसे जियो यू की पीठ पर ले जाया गया था। उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान बन रही थी। ये बच्चा, मैंने पहली बार उसे इतना निर्दयी होते देखा है। जियो यू ने जियो यान को देखा जो बेहोश होकर उसके कंधे पर झुकी हुई थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि वह जियो यान के निर्दयी हमले से हैरान थी, लेकिन एक और बात थी जिसने जियो यू को और भी हैरान कर दिया। जियो झान और उसके दादा देर से पहुंचे और उन्हें पता नहीं था, लेकिन वह घटनास्थल पर मौजूद थी। उसने जियो यान और जिया लाई बी के बीच टकराव को स्पष्ट रूप से देखा।
ऐसा नहीं था कि जियो यू चाहती थी कि जियो यान को नुकसान पहुंचे, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वह वार होता तो जियो यान का हाथ पूरी तरह से फट जाता, न कि सिर्फ उसकी हड्डी टूट जाती, जो अविश्वसनीय रूप से असामान्य था। जियो यू जानती थी कि जियो यान डू क्यूई को संघनित करने में असमर्थता के कारण साधना करने में असमर्थ था, इसलिए वह अपने भौतिक शरीर को लगातार प्रशिक्षित कर रहा था। उसका शारीरिक शरीर वास्तव में मजबूत और लचीला था, लेकिन एक दा डूशेक बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर और उसके जैसे निम्न स्तर के डूजे बैटल प्रैक्टिशनर दूसरा स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, और केवल एक मजबूत शरीर होने से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस क्षण जियो यान की मुट्ठी जिया लाइब इसके पंजे से टकराई, जियो यू ने जियो यान की छाती पर अंगूठी पर एक अजीब सफेद रोशनी चमकती देखी। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जियाओ यू की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह इस सफेद रोशनी की बदौलत था कि जियाओ यान का हाथ टूटने से बच गया। अपने दिल में यह सवाल लेकर जियाओ यू बेहोश जियाओ यान को अपनी पीठ पर लादकर दूसरों के साथ जियाओ कबीले में वापस चली गई। चूंकि आज का प्रशिक्षण अभी अभी समाप्त हुआ था, जियाओ कबीले के युवा सदस्य अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अभी क्या हुआ है। अन्यथा जियाओ यान के नेतृत्व में जियाओ कबीले के सदस्यों के स्वभाव को देखते हुए वे जियाओ यान की दयनीय स्थिति को देखकर परेशानी पैदा करने के लिए जियाली कबीले में भाग सकते थे। जियाओ यू, मैंने अभी जांच की है और यानर की चोटें गंभीर नहीं हैं। जब तक वह थोड़ी देर के लिए शांति से आराम करता है तब तक वह ठीक रहेगा, जियाओ झान ने शांति से कहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए जियाओ यू को देखते हुए। वे बच्चे अभी अभी पहाड़ से नीचे आए हैं और उन्हें भी आराम करने की जरूरत है। उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यानर को आपकी देखभाल में सौंपता हूँ। चिंता मत करो कबीले के नेता, मैं जियाओ यान की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। जियाओ यू ने सिर हिलाया और उसे आश्वासन दिया। फिर वह जियाओ यान को जियाओ झान और पहले बुजुर्ग की चौकस निगाहों के नीचे उसके बेडरूम में ले गई और उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कमरे में खोजबीन की, एक दवा का डिब्बा पाया और जियाओ यान के फटे कपड़े बदलने के बाद उसे सावधानी से दवा लगाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह एक कंबल से ढका हुआ था। फिर उसने बिस्तर के पास बैठने के लिए मेज से एक कुर्सी खींची, चुपचाप जियाओ यान के सोते हुए चेहरे को देखती रही। 1 साल की अनुपस्थिति के बाद जियाओ यान के चेहरे पर कुछ युवापन की झलक दिखी थी और उसका दृढ़ चेहरा उसे उसकी वास्तविक उम्र से 2 या 3 साल बड़ा दिखा रहा था। हालांकि जियाओ यान द्वारा जियाली कबीले पर किए गए क्रूर कार्यों से हैरान थी, लेकिन उसे उसके प्रति जरा भी डर नहीं लगा। इसके विपरीत उसे अपने दिल की गहराई में एक गर्मजोशी महसूस हुई। जियाओ यान ने यह सब उसके लिए किया था। जब वह जियाओ कबीले में लौटी तो उसे जियाओ कबीले के बाजार जिले में जियाली कबीले द्वारा परेशान किया गया था। अपनी असाधारण शक्ति के कारण जियालाई कबीले के लोग अपने इरादों में सफल नहीं हुए और वह सुरक्षित वापस लौट आए। सामान्य तर्क के अनुसार इस मामले को सुलझा हुआ माना जाना चाहिए था। NO12BIN.com। आखिरकार जियायू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और जियालाई कबीले के सदस्यों को उसके और जिया कबीले के रक्षकों ने बुरी तरह पीटा था। उन्हें उनकी सजा मिल चुकी थी, लेकिन जिया यान ने इसे उस तरह से नहीं देखा। जियायू अच्छी तरह से जानती थी कि जब उसने जियालाई कबीले के लोगों द्वारा उसे अगवा करने के प्रयास का खुलासा किया तो जिया यान का पहला विचार कुछ और ही रहा होगा। क्या होता अगर जियायू ने उनसे लड़ाई नहीं की होती? क्या होता अगर जियायू को वाकई जियालाई और उसके आदमियों ने अगवा कर लिया होता? क्या होता अगर जियायू को कुछ हो जाता? जिया यान उस संभावना से डरी हुई होगी और इसीलिए वह इतना क्रोधित था। जियाओ यू ने जियाओ यान को देखा, मंद मंद मुस्कुराई और धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ से छुआ। जियाओ यान के लिए अगर वास्तव में उसके साथ कुछ हुआ तो कुछ भी पूर्ववत करने में बहुत देर हो चुकी होगी। चाहे वह कुछ भी करे, यह अपूरणीय होगा। ठीक उसी तरह जब पहली और एकमात्र बार उसने जियाओ कबीले के सदस्यों के सामने अपना क्रूर पक्ष प्रकट किया था। ओह रुको, जियाओ यू ने अपने मन में खुद को सही किया। आज सहित ये दूसरी बार था, लेकिन पिछली बार के विपरीत पिछली बार जियाओ कबीले में अपने सभी भाइयों और बहनों के लिए था, जबकि इस बार ये केवल उसके लिए था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये थोड़ा संतोषजनक है। टिल्ड। जियाओ यू ने धीरे से मुस्कुराया और जियाओ यान को देखा, जो शांति से सो रहा था, कोमल आंखों से। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा एक उत्कृष्ट लड़का है, इसलिए मैं अकादमी में किसी अन्य पुरुष में दिलचस्पी नहीं ले सकता। अचानक जियाओ यू की नजर जियाओ यान की छाती पर पड़ी, वही अंगूठी जिसे उसने जियाली कबीले में एक अजीब सी सफेद रोशनी के साथ देखा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह जानती थी कि यह अंगूठी जियाओ यान की मां की एक यादगार वस्तु है और तार्किक रूप से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ ऐसा था जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया, जिससे जियाओ यू को संदेह हुआ। जियाओ यान द्वारा अपनी डू क्यूई खोने का समय उस समय से मेल खाता है जब उसने यह अंगूठी पहनना शुरू किया था। दूसरे शब्दों में जियाओ यान द्वारा 3 साल पहले अपनी डू क्यूई खोने और इस अंगूठी के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध हो सकता है। एक हाथ से बिस्तर को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से जियाओ यान की छाती पर रखी अंगूठी को धीरे से उठाते हुए जियाओ यू ने अपने मन में एक साहसिक अनुमान लगाया। अगर यह वास्तव में वह अंगूठी थी जिसने पहले जियाओ यान की डू क्यूई को अवशोषित किया था, अगर यह वास्तव में वह अंगूठी थी जिसने जियाली कबीले में जियाओ यान की रक्षा की थी, तो इस अंगूठी में आत्म जागरूकता हो सकती है। इस अटकल को गले लगाते हुए जियाओ यू ने रिंग को गौर से देखा और ठंडी आवाज में कहा, बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम वहां हो। अध्याय 28। मैं आपके लिए एक अच्छे सपने की कामना करता हूं। यदि आप पहले से ही और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। क्या इस लड़की ने मुझे खोज लिया? जियाओ यू के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर याओ चेन थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर सोचने लगी कि उसने कहां एक दोष उजागर किया था। इस पर विचार करते हुए याओ चेन केवल उस क्षण के बारे में सोच सकती थी जब उसने जियालाई कबीले में रहते हुए जियाओ यान की रक्षा के लिए थोड़ा हस्तक्षेप किया था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उस स्थिति में यदि उसने जियाओ यान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो जियाओ यान अब इतनी शांति से नहीं सो रहा होता। ये सोचकर याओ चेन जियाओ यान के बारे में अवाक रह गई। ये बच्चा वास्तव में लापरवाह है। उच्च स्तर के दा डूशेक बैटल ग्रैंड मास्टर चौथा स्तर के जोरदार प्रहार का सामना करते हुए आप एक निम्न स्तर के डूजे बैटल प्रैक्टिशनर दूसरा स्तर ने वास्तव में इसका सामना करने की हिम्मत दिखाई। जब उसने ये देखा तो वह मौत से डर गई। उसकी मदद के बिना निश्चित रूप से उसके हाथ फट गए होते। नोव एल बी JNN। सौभाग्य से याओ चेन को देखने के बाद जियाओ यू हालांकि थोड़ा आवेगी था, एक समझदार लड़की भी थी जो स्थिति की गंभीरता को समझती थी। वह जियाओ मेई और उसके नखरों की तुलना में चरित्र में बहुत बेहतर थी।
हालांकि याओ चेन जितना संभव हो सके आगे के प्रदर्शन से बचना चाहती थी, क्योंकि जियाओ यू ने पहले ही उसे इतनी निश्चितता के साथ बुलाया था, अज्ञानी होने का नाटक करना उसे तुच्छ दिखाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए याओ चेन की आकृति धीरे धीरे रिंग से बाहर निकली और असहाय रूप से जियाओ यू के सिर को हवा में देखा। वह बोलने ही वाली थी कि जियाओ यू के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। मैं पागल हो गई हूँ। एक अंगूठी में आत्म जागरूकता कैसे हो सकती है? जियाओ यू ने आत्महीनता से मुस्कुराते हुए जियाओ यान की छाती से अंगूठी को धीरे से हटाया और कुर्सी पर वापस बैठ गई। उस पल जियाओ यू की परिधीय दृष्टि ने कुछ महसूस किया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक सुंदर अलौकिक आकृति को हवा में तैरते हुए देखा। ये कौन है? जियाओ यू ने याओ चेन को खाली आंखों से देखा और याओ चेन ने जियाओ यू को खाली आंखों से देखा। उन दोनों ने चुपचाप आंखें मिलाईं और एक अजीब सा माहौल हवा में भर गया। कमरे में सन्नाटे की तुलना में याओ चेन के अंदरूनी विचार बेतहाशा भड़कने लगे। तो तुमने बस यूं ही इसका जिक्र कर दिया है ना? तो क्या तुम कम आत्मविश्वासी लहजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? जियाओ यू ने हैरान भाव से कभी नहीं सोचा था कि उसकी इस आकस्मिक टिप्पणी से कुछ अप्रत्याशित निकलेगा। इस स्थिति का सामना करते हुए जियाओ यू के दिमाग में सबसे पहला विचार उभरा, यह महिला बहुत खूबसूरत है। याओ चेन का रूप वर्णन से परे था, एक अद्वितीय सुंदरता या एक आश्चर्यजनक सुंदरता जैसे शब्दों से भी बढ़कर। यहाँ तक कि जियाओ यू, जो एक महिला भी थी, भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। इस तरह की सुंदरता जियाओ यू की समझ के दायरे से पूरी तरह से परे थी, इस हद तक कि उसे लगा कि वह अभी तक जागी ही नहीं है। अंत में जब वे दोनों चुप रहे, एक दूसरे को बहुत देर तक घूरते रहे, याओ चेन ने अपना जेड जैसा हाथ उठाया और सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ठीक है, मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ, एक भ्रम, मेरी परवाह मत करो। ये कहते हुए याओ चेन की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। जियाओ यू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और याओ चेन को घूरते हुए खड़ी हो गई। वहीं रुक जाओ, एक भ्रम इतना वास्तविक कैसे हो सकता है? तुम बस अनुभवहीन हो। क्यूई महाद्वीप पर बहुत सारे भ्रम हैं जो इससे भी अधिक यथार्थवादी हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। याओ चेन ने उसे सही करने के लिए अपनी उंगली को हल्के से हिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया। मैं ईमानदारी से तुम्हारे लिए मीठे सपनों की कामना करती हूँ। अलविदा। तुम वहीं रुक जाओ। याओ चेन की आकृति को पूरी तरह से गायब होते देख जियाओ यू ने अचानक चिल्लाया, गुस्से से उसकी ओर इशारा करते हुए। तुम ही हो जिसकी वजह से जियाओ यान ने डू क्यू को गायब कर दिया, है ना? तुम इसे बहुत कठोर तरीके से कह रहे हो। मैंने बस थोड़ी देर के लिए उसका डू क्यू उधार लिया है। गायब होने शब्द का इस्तेमाल क्यों? याओ चेन ने जियाओ यू को सही करने के लिए अपनी उंगली को हल्के से हिलाया और फिर अपना हाथ हिलाया। बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे सपने की कामना करती हूँ। अलविदा। तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। याओ चेन ने हल्के से अपने हाथ फैलाए, उसके चेहरे पर बेबसी का भाव दिखा, जिससे जियाओ यू ने असंतोष में अपने दांत पीस लिए। बिना अनुमति के लेना चोरी माना जाता है। क्या तुम इस सिद्धांत को नहीं समझते? 3 साल। उन 3 सालों के दौरान जब जियाओ यान ने अपना डू क्यू खो दिया, हालांकि जियाओ कबीले ने उसे अंदर से सांत्वना दी, लेकिन बुटन शहर में कितने लोगों ने उसे हंसी का पात्र समझा। दूसरे शहरों में भी अनगिनत लोग जानते थे कि जियाओ कबीले का पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति बेकार हो गया था। हालांकि जियाओ यान ने कभी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन जियाओ कबीले में हर कोई जियाओ यान के दिल में अकेलेपन को गहराई से समझता था। और यह सब उनके सामने वाले व्यक्ति याओ चेन की वजह से था। अपने सामने गुस्से में जियाओ यू को देखकर याओ चेन ने हल्के से अपना चेहरा खुजलाया, खंडन करने में असमर्थ। इस मामले के संदर्भ में वह वास्तव में गलत थी और इसके खिलाफ कोई बहस नहीं थी। जैसे ही स्थिति अजीब होने वाली थी, जियाओ यू, जो अभी कुछ देर पहले गुस्से में थी, अचानक शांत हो गई और हवा में याओ चेन को देखते हुए शांत स्वर में बोली, तो ये वास्तव में तुम ही थी जिसने जिया लाइबी के साथ अपने टकराव के दौरान जियाओ यान की मदद की थी, है ना? बोलने के बाद जियाओ यू ने अपना सिर याओ चेन की ओर झुकाया। जियाओ यान की ओर से मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। तुम छोटी लड़की, क्या तुम अभी कुछ देर पहले ही इतनी आक्रामक मुद्रा नहीं दिखा रही थी? याओ चेन ने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा। जाहिर है जियाओ यू के रवैये में आए बदलाव ने उसे चौंका दिया। उसने सोचा कि जियाओ यू जियाओ यान की डू क्यूई चुराने के बारे में उससे सवाल करना जारी रखेगी। एक समय में एक ही बात। हम कृतज्ञता और शिकायतों को एक साथ नहीं मिला सकते। जियाओ यू ने अपना सिर उठाया और याओ चेन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, जियाओ यान की चचेरी बहन होने के नाते जियाओ यान की सहायता करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना मेरे लिए स्वाभाविक है। जियाओ यू के शब्दों को सुनने के बाद याओ चेन की माणिक जैसी आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। जियाओ कबीले के ये युवा पीढ़ी के सदस्य वास्तव में बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। कृतज्ञता कृतज्ञता है, शिकायतें शिकायतें हैं। वे कार्य और व्यक्ति के बीच अंतर करते हैं। ऐसी ईमानदार सोच जियाओ यान से प्रभावित रही होगी। हालांकि ऐसा कहने के बाद अब कई बातें समझाई जा सकती हैं। जियाओ यू अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, अपनी गोल और पतली जेड टांगों को क्रॉस करके, अपनी बाहों को मोड़कर और याओ चेन की ओर देखा। जियाओ यान और जियाओ कबीले के अन्य जूनियर केवल 3 महीने के प्रशिक्षण में ही जूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर के पद पर आगे बढ़ने में सक्षम थे। मुझे लगता है कि आपने भी उनकी मदद की होगी। याओ चेन ने जवाब नहीं दिया, उसने बस अपने कंधों को हल्के से हिलाया, चुपचाप ये स्वीकार किया। जियाओ यू ने बिस्तर पर जियाओ यान के सोते हुए चेहरे को बहुत देर तक देखा, फिर उसकी नजर याओ चेन पर गई। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? जियाओ यू ने पूछा, लेकिन याओ चेन के जवाब देने से पहले जियाओ यू ने अपनी गर्दन दबाई और अपने होठों को सिकोड़ लिया। भूल जाओ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हें क्या बुलाऊं। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। याओ चेन अवाक थी। वह बता सकती थी कि जियाओ यू के मन में अभी भी जियाओ यान की डू क्यूई चुराने के लिए उसके प्रति असंतोष था और उसका रवैया स्पष्ट रूप से अमित्र था। इस समय जियाओ यू ने फिर से बात की। स्थिति को देखते हुए जियाओ यान निश्चित रूप से आपके अस्तित्व के बारे में जानता है और मुझे जियाओ यान के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जियाओ यू ने रुककर गंभीरता से कहा, लेकिन एक बात है, मेरी ओर से एक व्यक्तिगत अनुरोध। जियाओ यू ने याओ चेन को ध्यान से देखा और धीरे से बोला, मैं आपसे जियाओ यान के विश्वास को धोखा न देने का अनुरोध करता हूँ। जियाओ यू के गंभीर भाव को देखते हुए याओ चेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हल्के से सिर हिलाया, अपने रुख की पुष्टि की। याओ चेन को सिर हिलाते हुए देखकर जियाओ यू ने राहत की गहरी सांस ली, खड़ी हुई और याओ चेन की ओर देखते हुए दरवाजे की ओर चली गई। अगर वह पीछे के पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने वाला अकेला व्यक्ति होता, तो वह शायद सिर्फ 2 महीने या 1 महीने में ही जूजे बैटल प्रैक्टिशनर द्वितीय स्तर रैंक तक पहुंच जाता, है ना? जियाओ यू ने बिस्तर पर जियाओ यान को देखा और जारी रखा, अगर संभव हो, जब तुम जियाओ यान के साथ हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसे थोड़ा और स्वार्थी होना सिखा सकोगे। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
याओ चेन ने एक भौं उठाई और अपनी नजर जियाओ यान की ओर घुमाई। तुम्हें अपने चचेरे भाई के व्यक्तित्व को मुझसे बेहतर जानना चाहिए। हाँ, जियाओ यू असहाय होकर मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर चली गई। जियाओ यान के व्यक्तित्व में स्वार्थ शामिल होना असंभव था। अध्याय 29, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। यदि आप पहले से और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। मम्मा, जियाओ यान ने धीरे से बड़बड़ाया, धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने परिचित छत को देखा। भ्रम के एक पल के बाद उसके दिमाग को जल्दी से याद आया कि यह उसका अपना कमरा था। अपने शरीर में उमड़ते दर्द को दबाते हुए जियाओ यान ने खुद को बिस्तर पर टिकाया। धीरे से अपने माथे को रगड़ते हुए उसने होश खोने से पहले की अपनी आखिरी याद को याद किया। उसके होठों पर एक आत्महीन मुस्कान दिखाई दी। एक दार्डूशिप बैटल ग्रैंड मास्टर 4th लेवल का सामना करने की हिम्मत करना, मैं वाकई पागल रहा होगा। तुम बिल्कुल सही हो, तुम उस समय वाकई पागल थे। जैसे ही जियाओ यान ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल से याओ चेन की आवाज आई। जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और याओ चेन के बेहद खूबसूरत चेहरे को गुस्से से भरा हुआ देखा, जो उसे भयंकर रूप से घूर रहा था। अगर मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तुम अब तक टूटी हड्डियों के ढेर में बदल गए होते, बदमाश। सीनियर याओ, मदद के लिए धन्यवाद। जियाओ यान ने तुरंत अपनी मुट्ठियां आपस में बांध लीं और याओ चेन के प्रति आभार व्यक्त किया। उसे याओ चेन के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार, चाहे उसका शारीरिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह भी एक दूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर की था। उस समय जियाली बिस के उग्र हमले का सामना करते हुए अगर याओ चेन की सहायता न होती तो वह बच नहीं पाता। धन्यवाद के बारे में भूल जाओ। याओ चेन ने नाराजगी से अपना हाथ हिलाया और कहा, इसे एक सबक के रूप में लें और अगली बार लापरवाह न हो। याओ चेन की चेतावनी सुनकर जियाओ यान अनिच्छा से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, गुरु। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। याओ चेन ने एक भौं उठाई और जियाओ यान को घूरते हुए देखा, मानो वह कुछ और कहने का इंतजार कर रही हो। लेकिन अंत में उसने उसके शब्दों को निगल लिया। इस दौरान याओ चेन को यह भी एहसास हो गया था कि जब बात उसके अपने शिष्य की आती है तो एक बार जियाओ यान ने किसी बात पर मन बना लिया तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अगर याओ चेन उसे सलाह देने की कोशिश भी करे तो वह व्यर्थ होगी। तभी याओ चेन को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसका शरीर तेजी से तितर-बितर हो गया। अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर से खोला गया और जियाओ मेई और जियाओ जुनर अंदर घुस आए। चचेरा भाई जियाओ यान, दोनों छोटी लड़कियां बिस्तर के पास पहुंची। उनके सुंदर चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अभी कुछ देर पहले दोनों छोटी लड़कियां सोच रही थीं कि वे जियाओ यान को क्यों नहीं देख पा रही थीं। जब उन्होंने सुना कि जियाओ यू ने दोपहर की घटनाओं के बारे में क्या कहा था तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और वे जल्दी से भाग गईं। चचेरी बहन जियाओ यान, तुम्हें कैसा लग रहा है? जियाओ मेई के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और वह इतनी चिंतित थी कि आंसू बहने वाले थे। जियाओ यान असहाय होकर मुस्कुराई। अब मैं बहुत बेहतर हूँ। उसने अपना हाथ उठाया और जियाओ मेई के सिर को धीरे से सहलाया। आप सभी को चिंता में डालने के लिए मुझे खेद है। जियाओ जुनर चुप रही। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसने अपनी सुंदर जेड जैसी उंगलियां तब तक जकड़ी रही जब तक कि वे पीली नहीं हो गईं। आत्मदोष उसके दिल में भर गया। वह जियाओ यान की गंभीर स्थिति से पूरी तरह अनजान थी। उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। जियाओ जुनर की आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प चमक उठा, लेकिन उसने जल्दी से एक गहरी सांस ली और जियाओ यान से धीरे से बोली, भाई जियाओ यान, आपको अभी आराम करना चाहिए। बोलने के बाद उसने धीरे से जियाओ मेई को खींचा। चलो वापस चलते हैं और खाना खाते हैं। भाई जियाओ यान को थोड़ी देर आराम करने दो। MMNO well be in .c ओम। जियाओ मेई की आंखों में अनिच्छा से भरी हुई थी क्योंकि वह जियाओ यान को देख रही थी। उसने उसे निर्देश दिया, चचेरे भाई जियाओ यान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कभी भी बुलाओ। मम्मा। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। दोनों छोटी लड़कियां अनिच्छा से कमरे से बाहर चली गईं, धीरे से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उसने पुष्टि की कि दोनों छोटी लड़कियां चली गई हैं, याओ चेन एक बार फिर रिंग से प्रकट हुई और टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये दोनों छोटी लड़कियां वास्तव में तुमसे जुड़ी हुई हैं। पहले उसने उल्लेख किया था कि जियाओ यान का व्यक्तित्व बहुत कठोर था और लड़कियों को पसंद नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी शिष्या लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय थी। इस समय याओ चेन ने अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकुड़ा, जिसे जियाओ यान देख नहीं सका। उसने अभी अभी जियाओ जुन की आंखों में निर्दयता के संकेत को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। 100 साल से ज्यादा जीने के अपने अनुभव के साथ याओ चेन ने स्वाभाविक रूप से उस नजर के पीछे का मतलब समझ लिया। ऐसा लगता है कि जियाली कबीला आज रात नहीं बचेगा। याओ चेन अपने दिल में निश्चित था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जियाओ जुनर वास्तव में कौन था। याओ चेन के वर्षों के अनुभव और अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जियाओ जुनर के पीछे की शक्ति अकल्पनीय रूप से मजबूत थी, संभवतः उसके खुद के अपमान करने की क्षमता से भी परे। हालांकि जियाओ जुनर जैसे दुर्जय समर्थन वाले व्यक्ति ने छोटे वुटन शहर और विनम्र जियाओ कबीले में रहना क्यों चुना? याओ चेन के मन में संदेह से अनजान जियाओ यान फिर से लेट गया, अपने हाथ को हल्के से अपने माथे पर रखते हुए, और छत को घूरता रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जबकि याओ चेन उलझन में था, जियाओ यान की बांह ने उसकी दृष्टि को हल्के से अवरुद्ध कर दिया और उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। अगर मैं अपना धर्मी मार्ग फैलाना चाहता हूं तो मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जियाओ यान के शब्दों को सुनकर याओ चेन ने एक जटिल भाव के साथ उसकी ओर देखा। इस महाद्वीप पर हर कोई जो मजबूत बनने की इच्छा रखता है उसके अपने कारण होते हैं। कुछ लोग जीवित रहने के लिए मजबूत बनना चाहते हैं, कुछ दूसरों द्वारा उत्पीड़ित होने से बचना चाहते हैं, कुछ दुष्ट साधक दूसरों को रौंदने के लिए भी मजबूत बनना चाहते हैं, और इसलिए हर कोई जो मजबूत बनना चाहता है उसके पास विभिन्न प्रेरणाएं होती हैं जो उन्हें अपनी यात्रा में बाधा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि अंततः ये कारण एक अवधारणा में परिवर्तित हो जाते हैं, जंगल का कानून। ये डूक्यूई महाद्वीप का अपरिवर्तनीय सत्य है। चाहे कमजोर कितना भी उचित तर्क क्यों न दे, ये बेकार है। चाहे मजबूत कितना भी अत्यधिक और अनुचित कार्य क्यों न करे, इसे उचित माना जाता है। हर व्यक्ति जो ताकत चाहता है इस अवधारणा से प्रभावित होता है। जिन लोगों को जंगल के कानून से घृणा करनी चाहिए थी, वे अनजाने में इसके गुलाम बन जाते हैं, जिनमें याओ चेन भी शामिल हैं। वे पीड़ितों से उत्पीड़कों में बदल जाते हैं। हालांकि उन्हें जंगल के कानून से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वे अंततः इसके वफादार अनुयायी बन जाते हैं। लेकिन जियो यान अलग है। शुरू से अंत तक वह जंगल के प्राकृतिक क्रम का तिरस्कार करता है। वह ताकतवरों का सम्मान करता है और कमजोरों की परवाह करता है। उनकी भिन्न भिन्न योग्यताओं के कारण उनके रवैये में जरा सा भी अंतर नहीं दिखाता।
मजबूत बनने का उसका संकल्प इस प्राकृतिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। साथ ही जियाओ यान इस तथ्य से भली भांति परिचित है, वह हमेशा से रहा है। इस महाद्वीप पर बिना ताकत के केवल शब्दों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई जंगल के कानून में विश्वास करता है। जब कोई वास्तव में शक्तिशाली हो जाता है तभी दूसरे उसकी बातों को सुनेंगे। इस सिद्धांत को हमेशा से समझने के बावजूद जियाओ यान हमेशा तैयार रहा है। वह जानता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है धर्म का मार्ग कांटों से भरा होगा। हालांकि आज जियाओ यान के पास इस सिद्धांत की गहरी समझ है जो उसके दिल में अंकित है। उसे एहसास होता है कि अपने धर्म के मार्ग की वकालत करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन है, 100 गुना ज्यादा चुनौतीपूर्ण। कमजोर लोगों की दलीलें मजबूत लोगों के कानों में मच्छरों की भिनभिनाहट की तरह होती हैं। जियाओ यान उठकर बैठता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह याओ चेन को गंभीरता से देखता है। सीनियर याओ, मैं और भी मजबूत बनना चाहता हूँ, और भी मजबूत। लेकिन मुझे ये भी डर है कि भविष्य में मैं अपने धार्मिक मार्ग से भटक जाऊंगा और जंगल के कानून में विश्वास करने वालों जैसा बन जाऊंगा। अगर भविष्य में किसी दिन मैं सच में ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा। वरिष्ठ याओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करें, भले ही इसका मतलब मेरी जान लेना हो। अगर भविष्य में मैं ऐसा व्यक्ति बन जाता हूँ जिससे मैं अभी सबसे अधिक घृणा करता हूँ तो मैं मरना पसंद करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। याओ चेन का दिल कांप उठता है जब वह जियो यान को देखती है, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी होती हैं। ये बच्चा गंभीर है। याओ चेन जियो यान की आंखों में देखती है, एक गहन और जटिल अभिव्यक्ति प्रकट करती है जो गहरी प्रशंसा से रंगी होती है। जियो यान अच्छी तरह से जानता है कि वह गारंटी नहीं दे सकता कि वह भविष्य में किस तरह का व्यक्ति बनेगा। जियो यान ने मरने के दृढ़ संकल्प के साथ ये शब्द कहे। वह वास्तव में जंगल के कानून की अवधारणा से घृणा करता है। लेकिन भले ही जियाओ यान ने उसे यह अनुरोध सौंपा हो, अगर वह दिन सचमुच आता है तो क्या याओ चेन वास्तव में खुद को उसका शिष्य बना पाएगी? आत्मविश्वास की कमी सिर्फ जियाओ यान तक ही सीमित नहीं है। कुछ करने की चाहत और वास्तव में उसे करने में फर्क होता है। धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए याओ चेन काफी देर तक चुप रहती है। फिर जियाओ यान की पिछली प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए वह कम निश्चितता के साथ जियाओ यान के अनुरोध का उत्तर देती है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। अध्याय 30, यानरान की वापसी। यदि आप पहले से और अध्याय देखना चाहते हैं तो आप मेरे पैट्रियन पर क्लिक कर सकते हैं, वे 20 अध्याय आगे हैं। जिया लाई कबीला रातों रात गायब हो गया। ये वह खबर थी जो जियाओ यान को दूसरे दिन मिली। यह उस तरह का गायब होना नहीं था जहां परिवार नष्ट हो गया हो और सभी मर गए हों, बल्कि यह एक सच्चा गायब होना था, जैसे कि वे नश्वर दुनिया से गायब हो गए हों। जिया लाई कबीले से संबंधित निवास, सदस्य, गार्ड, संपत्ति, व्यवसाय और यहां तक कि रिकॉर्ड भी बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि जिया लाई कबीला कभी वुटन शहर में दिखाई ही नहीं दिया था। वुटन शहर में हर कोई अभी भी जिया लाई कबीले को याद करता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी यादें सिर्फ एक भ्रम हैं। वुटन शहर में हर किसी की पहली प्रतिक्रिया यह मानना थी कि यह जियाओ कबीले का काम था, कि उन्होंने जिया लाई कबीले को वुटन शहर से पूरी तरह से मिटा दिया था। आखिरकार जियाओ कबीले का जिया लाई कबीले से टकराव हुआ था और अब पूरा जिया लाई कबीला गायब हो गया था। यह मानना मुश्किल था कि इसका जियाओ कबीले से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि सच्चाई ये थी कि जिया लाई कबीला और जियाओ कबीला दोनों ही वुतान शहर के 3 प्रमुख कबीलों का हिस्सा थे। हालांकि उनकी शक्ति में अंतर हो सकता है, लेकिन जियाओ कबीले के पास जिया लाई कबीले के सभी निशानों को इस तरह मिटाने की क्षमता नहीं थी। इसलिए यह घटना वुतान शहर में एक अबूझ रहस्य बन गई। जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग इस खबर से हैरान थे और जियाओ यान भी आश्चर्य से भर गया था। बस एक रात बीती थी और जिया लाई कबीले का पूरा अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका था। किसी परिवार को नष्ट करना आसान था, लेकिन किसी परिवार के अस्तित्व के सभी निशानों को मिटाना, जिसमें उनका इतिहास भी शामिल है, ऐसा कुछ था जो जियामा साम्राज्य का शाही परिवार या सबसे बड़ा संप्रदाय युनलान संप्रदाय भी नहीं कर सकता था। जियाओ यान की घबराहट की तुलना में याओ चेन इस खबर से हैरान नहीं था। जियाली कबीले के गायब होने की साजिश निस्संदेह जियाओ जुनर के पीछे की ताकतों ने रची थी। फिर भी तथ्य ये रहा कि जियाली कबीला गायब हो गया था। वुतान शहर के लोगों के बीच इस मामले पर 3 दिनों तक गर्मागर्म चर्चा हुई। धीरे धीरे जियाली कबीले का जिक्र कम होता गया, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से भुला नहीं दिया गया। इसके बाद कुछ दिलचस्प हुआ। जियाओ और जियाली कबीले के साथ वुतान शहर के 3 प्रमुख कबीलों में से एक, एओबा कबीला, वुतान शहर में जियाली कबीले की मूल रूप से संपत्ति के लिए जियाओ कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला था। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि जियाली कबीले के गायब होने के कुछ दिनों बाद एओबा परिवार के मुखिया एओबापा ने वुटन शहर में परिवार की सारी संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से कम कीमत पर बेच दी और अपने पूरे परिवार को रातों रात शहर से बाहर निकाल दिया। NO12BIN.com। हालांकि एओबापा को अपने दिल में विश्वास था कि जियाओ कबीला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके दिल में डर व्याप्त था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर जियाली कबीला रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो सकता है, तो मेरे एओबा कबीले के पास क्या मौका है? चाहे यह जियाओ कबीले का काम हो या न हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी जान बचाएं। इस तरह कुछ ही दिनों में वुटन शहर में सिर्फ जियाओ कबीला रह गया और जियाओ जान के नियंत्रण में उन्होंने जियाली और एओबा कबीले के बाजारों और संपत्तियों को हासिल कर लिया और वुटन शहर में निर्विवाद रूप से प्रमुख कबीला बन गए। हालांकि जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग इस घटना से हैरान थे, लेकिन जियाओ कबीले को इससे फायदा हुआ। उन्हें मामले के पीछे की सच्चाई की जांच करने की जरूरत नहीं थी। वुतान शहर में उथल पुथल खत्म हो गई थी और जियाओ कबीला अपना वार्षिक वयस्कता समारोह मनाने वाला था। वयस्कता समारोह के बाद नए साल का जश्न मनाया गया और अब जबकि जियाओ कबीला वुतान शहर का एकमात्र बड़ा परिवार बन गया था, पूरे कबीले के भीतर सजावट और उत्सव के साथ जीवंत और उत्सवी माहौल था। जियाओ कबीले के प्रशिक्षण मैदान में कई युवा सदस्य समूहों में एकत्रित हुए उत्सव के अवसर के लिए लालटेन और कागज की कटिंग बना रहे थे। चूंकि कोई अन्य कबीला नया साल नहीं मना रहा था, इसलिए संबंधित वस्तुओं को बेचने वाली कोई दुकान नहीं थी। इस अवधि के दौरान जियाओ कबीले के युवा सदस्यों के पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की सजावट बनाने का फैसला किया। याओ चेन भी उत्सुकता से देख रहा था कि जियाओ कबीले के युवा सदस्य इन शिल्पों पर काम कर रहे थे। जियाओ यान, जियाओ जुनर, जियाओ मेई, जियाओ यू और जियाओ निंग एक साथ एक घेरे में बैठे थे, अपने अपने काम पर काम करते हुए इत्मीनान से बातें कर रहे थे। जियाली कबीले का अचानक गायब होना काफी अप्रत्याशित था। इतना बड़ा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। जियाओ निंग ने कैंची पकड़े हुए कुछ हद तक नाराजगी महसूस करते हुए कहा।
उसे घटना के बाद ही पता चला कि क्या हुआ था और उसने जियाओ यू से जियाओ यान के अकेले जियाली कबीले से भिड़ने के कारण के बारे में भी सुना। सुनने के बाद जियाओ निंग गुस्से में था। आखिर वे खुद को क्या समझते हैं? दिन दहाड़े किसी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और वे मेरी बहन का अपहरण करना चाहते थे। वे भाग्यशाली थे कि जियाओ यान ने उनके चारों पैर नहीं तोड़े। उस समय जियाओ निंग जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी का नेतृत्व करना चाहता था और जियालाई कबीले का सामना करके स्पष्टीकरण मांगना चाहता था। लेकिन जियाओ यू ने उसे कुछ बार चाबुक मारा और उसे शांत किया, जिससे वह कुछ समय के लिए शांत हो गया। हालांकि गुप्त रूप से उसने अभी भी किसी दिन जियालाई कबीले के साथ परेशानी मोल लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले दिन पूरा जियालाई कबीला हवा में गायब हो गया। जियाओ निंग अपने गुस्से को अपने सीने में दबाए हुए था और उसे इसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिला था। वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। क्या उन्होंने किसी को नाराज किया? जियाओ मेई ने उलझन में अपनी ठुड्डी को झुकाते हुए पूछा, जबकि जियाओ यू ने शांति से अनुमान लगाया। शायद उन्हें दैवीय प्रतिशोध मिला हो। हालांकि जियाओ यू की आवाज उदासीन लग रही थी, लेकिन उसकी नजर जियाओ जुनर पर सूक्ष्मता से पड़ी और जियाओ निंग ने भी इसे नोटिस किया। जियाओ जुनेर की पहचान रहस्यमय थी और जियाओ यू दोनों ने कुछ महसूस किया था, जबकि जियाओ मेई अनजान बनी रही। इस बीच जियाओ जुनेर ने दोनों भाई बहनों की सूक्ष्म नजरों को देखा, लेकिन उसने एक शांत भाव बनाए रखा और एक सौम्य मुस्कान के साथ जियाओ यान की ओर मुड़ी। पूछा, जियाओ यान, जियाओ टिंग और जियाओ ली कब वापस आएंगे? उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि वे निश्चित रूप से नए साल से पहले वापस आएंगे। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर लालसा का एक संकेत दिखाई दिया। जियाओ टिंग और जियाओ ली क्रमशः जियाओ यान की सबसे बड़ी बहन और दूसरी बहन थीं। वे हमेशा जियाओ यान से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल और ध्यान और बढ़ गया। चरम पर उन्होंने जियाओ यान की हर जरूरत का ध्यान रखा, यहाँ तक कि ड्रेसिंग और ग्रूमिंग जैसी दैनिक गतिविधियों का भी। हर साल जियाओ कबीले के सदस्य जो दूर थे, वे नए साल से पहले लौटने की कोशिश करते थे। जियाओ टिंग और जियाओ ली कोई अपवाद नहीं थे। उस समय जियाओ जान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अंदर आया। जियाओ कबीले के हालिया विकास ने उसे बहुत अच्छे मूड में डाल दिया था। जियाली कबीला गायब हो गया था और एओबा कबीला भी भाग गया था। जो लोग उसे सिर दर्द देते थे, वे कुछ ही दिनों में कहीं नहीं दिखे, जिससे वह बेहद खुश था। यानेर, तैयारियां कैसी चल रही हैं? जियाओ जान ने जियाओ यान के पास जाकर पूछा। उसका मूड अच्छा था। जियाओ यान ने उसी के अनुसार जवाब दिया। प्रगति अच्छी चल रही है। हमें आज सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। यह अच्छा है टिल्ड कल के वयस्क होने के समारोह में देरी न करने की कोशिश करें। जियाओ जान मुस्कुराया और अचानक जियाओ कबीले का एक नौकर बाहर से आया, मुट्ठी बांधकर झुककर और जोर से बोलते हुए। लॉर्ड पैट्रियार्क, दरवाजे पर एक आगंतुक है जो दर्शकों की तलाश कर रहा है। एक आगंतुक? जियाओ जान ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। ये कौन है? यह एक छोटी लड़की है जो नालन यानरान होने का दावा करती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस नाम को सुनते ही जियाओ मेई और जियाओ जुनेर की हरकतें तुरंत रुक गईं और उनके चेहरे स्पष्ट रूप से काले पड़ गए। जियाओ यू ने स्वाभाविक रूप से दोनों की प्रतिक्रिया को देखा और जियाओ निंग की ओर मुड़ते हुए पूछा, नालन यानरान कौन है? वह जियाओ यान की चचेरी बहन और मंगेतर है। वह पहले भी बड़ी धूमधाम से यहाँ आई थी, ये घोषणा करते हुए कि वह जियाओ यान से शादी करना चाहती है। जियाओ निंग ने धीरे से जवाब दिया और जियाओ यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मंगेतर, वास्तव में मैंने दादाजी को इसका उल्लेख करते सुना है। जियाओ यान के दादा और नालन परिवार के मुखिया ने दोनों कुलों के बीच विवाह की व्यवस्था की। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए जियाओ यू की नजर थोड़ी धुंधली हो गई। भतीजी नालन, वह यहाँ क्यों है? नालन यानरान का नाम सुनते ही जियाओ जान का दिल बैठ गया। क्या ये हो सकता है कि वह शादी के मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो?